गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 2 हो रहा होगा, किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले तुम ये बताओ कि जो डिसीजन होता है फ्लावर बनने का, वो पिछले क्लास में ये पढ़े थे। जो डिसीजन होता है फ्लावर बनने का को वो पहले ले लिया जाता है या बाद में? पहले, ठीक है। और इस बात का प्रूफ क्या है कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर हम बोले थे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के बाद इन्फ्लोरेसेंस होता है, फिर फ्लोरल बर्ड उस पर आते हैं। ये सब बारे में बात किए थे, याद आ रहा है? फिर हम एक बात किए थे यार कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? स्टैमेन होता है। स्टैमेन ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। याद आ रहा है कुछ? हेलो, याद आ रहा है? अब तुम बताओ। हाँ, तुम्ही से पूछ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? पिस्टिल होता है। उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? गाइनोइशियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले किसके बारे में बात किए थे? स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन। स्टैमेन में जो थिन स्लेंडर पोर्शन था उसका क्या नाम है? फिलामेंट। और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था क्या नाम है? एंथर। फिलामेंट के कितने एंड थे? 2 एंड थे। प्रॉक्सिमल एंड किससे किससे जुड़ा हो सकता है? पहले थैलेमस से और किससे? पेटल से, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे? स्टैमेन का जो नंबर है वो वेरिएबल हो सकता है, उसका जो लेंथ है वो वेरिएबल हो सकता है, याद आ रहा है? और फिर जो अरेंजमेंट एंड शेप है किसका? एंथर का, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग स्पीसीज में, याद आ रहा है? फिर हम तुमसे बोले थे किसके बारे में? एंथर के बारे में। एंथर का फीचर बताओ। हाँ, तुम्ही से पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी से। सबसे पहला, एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स होते हैं इसमें। फिर एंथर कैसे होते हैं? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। फिर एंथर डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस मतलब एक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होता है। ये थीका कौन सेपरेट करता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का दूसरा नाम क्या है? लाइन ऑफ डेहिसेंस। कैसे रन करता है? रन्स लेंथ वाइज। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। फिर हम बोले थे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, ठीक है। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक टिपिकल एंथर में? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया को देखोगे तो कितने लेयर्स होते हैं उसमें? 4 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं। 4 वॉल होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। सबसे ऊपर का लेयर एपिडर्मिस, दूसरा नंबर पे एंडोथीशियम, तीसरे नंबर पे मिडल लेयर, सबसे अंदर टेपिटम। यहाँ 4 लेयर थे। आउटर के 3 लेयर का रोल क्या है? प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में। क्लियर है? फिर हम तुमसे बोले थे कि जो चौथा नंबर का लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? टेपिटम। टेपिटम का फीचर बताओ। टेपिटम में कैसा साइटोप्लाज्म होता है? सिर्फ पढ़ रहे हो क्या? सिर्फ ऐसे देख रहे हो वीडियो कि सुन भी रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो हम क्या बोले थे? टेपिटम कैसा होता है? बाई या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें जो है इसका काम क्या होता है? पॉलन ग्रेन जब वो बनेगा तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, एग्जाइन बनाना, ये सब काम जो किसका होता है? टेपिटम का होता है, ठीक है। टेपिटम के अंदर कुछ कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होमोजीनस होते हैं, मतलब ऐसे सेल जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, सटे सटे रहते हैं, होमोजीनस, सारे सेम प्रकार के दिखेंगे। नाम बताओ उसका? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? जाहिर सी बात है, प्लांट का ही पार्ट है तो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। सुनो, याद रखो, मियोसिस के पहले मियोसिस के पहले का जो भी सेल तुमको दिख जाए सारे डिप्लॉइड हैं, ठीक है। और मियोसिस के बाद जो भी आपको दिखेंगे इस चैप्टर में वो सारे क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्लियर है? उसके बाद तुमको हम बोले थे कि स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे काम करेगा? पॉलन मदर सेल की तरह काम करेगा। इस पॉलन मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस से कितने स्पोर बनेंगे एक साथ? क्लस्टर ऑफ 4 स्पोर्स बनेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कितने हैं? 4 है, इसलिए माइक्रोस्पोर, टेट्राड, ठीक है। मैच्योरेशन पे डिहाइड्रेशन होगा और ये जो स्पोर्स अलग होंगे, माइक्रोस्पोर अलग होंगे। हर एक माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होने के बाद, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्टेप कैसे होता था माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने का? याद आ रहा है? कैसे होता था? सबसे पहले वैक्यूल बनता था, फिर उसके बाद एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता था, फिर एक बड़ा सेल डिवीजन होता था। कैसे? अंदर ही डिवीजन होता था। फिर पहला वैक्यूल बनेगा, दूसरा एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेगा, तीसरा एक बड़ा सेल बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। और दूसरा छोटा सेल बने उसको क्या कहेंगे? जेनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज। और कैसा होता है? इरेगुलर। जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जेनरेटिव सेल कैसा होता है? स्पिंडल शेप। कैसा होता है वो? फ्री फ्लोटिंग होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसके बाहर एक लेयर आता है जो कंटिन्यूअस थिन होता है, नाम क्या है उसका? इंटाइन। और इंटाइन के बाहर जो डिसकंटिन्यूअस थिक लेयर होता है जहां पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है, क्या चीज? जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है,
ठीक है, उस लेयर को क्या कहते हैं जो स्पोरोपोलिनिन का बना है? बोलो। एक्साइन कहते हैं। एक्साइन में एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, एक बड़ा सा छेद होता है। एनसीईआरटी बोलता है प्रोमिनेंट अपर्चर होता है। उस अपर्चर, उस छेद को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं जल्दी बताओ? जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर से क्या होगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। एक्साइन जो है रेसिस्टेंट होता है, सबका फीचर याद आ रहा है? एक्साइन रेसिस्टेंट होता है एसिड, अल्कली, टेम्परेचर और एंजाइम से। इन चारों चीज, ये चारों चीजें एसिड, अल्कली, टेम्परेचर, एंजाइम इसे खराब नहीं कर सकता। इसी वजह से मतलब ये खराब नहीं हो सकता ना। अच्छा एक बात, क्यों नहीं खराब हो सकता है? स्पोरोपोलिनिन का बना है। क्लियर है? ये क्या होता है? एक लिपिड होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब जो है पॉलन ग्रेन को तुम जो है प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, एज फॉसिल। और ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है। ठीक है, तो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। कहाँ मिलता है? एक्साइन में। ठीक है, फिर पॉलन ग्रेन जो है, ये सब बात करते हुए अब थोड़ा सा हम आगे बात कर रहे हैं कि पॉलन को पॉलन जो ग्रेन बना था। अब सुनना, जो आगे हम बात करेंगे, बीच में क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम लोग। क्वेश्चन का तो चिंता मत करना यार, तुम हमसे पढ़ रहे हो, क्वेश्चन का चिंता मत करना, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह। एनसीईआरटी का एक एक लाइन से क्वेश्चन आपके सामने हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले तुम ये बताओ, हम इस तरीके से क्या पढ़े थे? हम जो है पॉलन ग्रेन पढ़े थे, याद आ रहा है? जैसे पॉलन ग्रेन पढ़े थे, पॉलन ग्रेन में एक बड़ा सेल था जिसका लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस था। इसको क्या कहते थे सर? वेजिटेटिव सेल कहते थे। और इसके अंदर यहाँ पर स्पिंडल शेप का एक सेल होता था, इसे क्या कहते थे? जेनरेटिव सेल कहते थे। ठीक है, इसके बाहर एक लेयर था, याद आ रहा है तुमको? इसके बाहर एक लेयर होता था, थिन कंटिन्यूअस लेयर होता था। किसका बना होता था ये? किसका बना होता था? सेल्यूलोस्पेक्टिन का। इसको क्या कहते थे? इंटाइन कहते थे। और इसके बाहर थिक इररेगुलर, ठीक है ना, जिसके अलग अलग आर्किटेक्चर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, एक्साइन की वजह से, पॉलन ग्रेन का इसी की वजह से अलग अलग डिजाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जहां नहीं होता उसे पॉलन जर्म पोर कहते हैं। क्लियर है? एकदम बात जल्दी बताओ, क्लियर है? यस सर। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा जो तुमको दिख रहा है ना, इसमें कितना न्यूक्लियस है? 1 2। तो एनसीईआरटी से कहता है 2 सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन, 2 सेल स्टेज वाला क्या? पॉलन ग्रेन। क्लियर है? यस सर। और ऐसा किसमें होता है? 60% एंजियोस्पर्म्स में ऐसे ही पॉलन ग्रेन निकलते हैं एंथर से। एंथर से देख रहे हो, ये एंथर है ना, ये क्या है सर? एंथर है। एंथर से जब पॉलन ग्रेन निकलते हैं ना, तो ऐसे में 60% में दो सेल वाले स्टेज में निकलते हैं। मतलब क्या है कि एक ये है, दूसरा ये है। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये सब बात क्लियर है? यस सर। 60% में क्या होता है? असल में क्या होगा देखना, आगे देखना। हम ये दोबारा से डायग्राम बना रहे हैं, बहुत छोटा सा, हम जल्दी से बना देते हैं। ये क्या है सर? आप वेजिटेटिव सेल बनाने वाले हैं। इसका कैसा न्यूक्लियस होता है? लार्ज इररेगुलर शेप होता है। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव सेल होता है। फिर ये क्या है सर? जेनरेटिव सेल है। कैसा शेप होता है? स्पिंडल शेप होता है। अच्छा, उसके बाद सेम बात, इसके बाद क्या बाहर क्या होता है? वेजिटेटिव सेल के बाहर क्या होता है? इंटाइन होता है। इंटाइन के बाहर क्या होता है सर? इंटाइन के बाहर होता है एक्साइन। इंटाइन के बाहर क्या होता है मेरे भाई? एक्साइन होता है। ठीक है, एक्साइन में जो है क्या होता है? जर्म पोर होता है। यहां तक बात सेम है? हाँ सर। अब देखना ध्यान से, ये आपको दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ये हैप्लॉइड थे या डिप्लॉइड थे सर? सारे हैप्लॉइड हैं, जो कभी मियोसिस के बाद ये बने हैं। सारे कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा? इसके अंदर माइटोसिस हो जाएगा। मतलब ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है तुमको, हाँ सर, ये इसमें माइटोसिस हो जाएगा। और ऐसा माइटोसिस होगा जिसमें बस न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगा। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब होता है जिसमें बस न्यूक्लियस डिवाइड करे, साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? इसमें माइटोसिस होगा और 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। यस सर। तो ये भी एन है, ये भी क्या है सर? एन है। ठीक है सर, ये तो एन था ही। अब हम पूछे पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? अब तुम में से कुछ बच्चा बोलेगा सर ट्रिप्लॉइड। सर एन 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 3 एन ट्रिप्लॉइड है। नहीं भाई, एक को देखते हैं, हर एक को देखते हैं। ठीक है, तो मियोसिस के बाद का प्रोडक्ट है ना ये, तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। ट्रिप्लॉइड कब बोलते हैं? जब सब फ्यूज हो जाता। ट्रिप्लॉइड कब बोलते हैं? जब फ्यूज हो जाता। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया?
तो इस पॉलन ग्रेन में तुमको क्या अलग दिखा? सर जेनरेटिव सेल में 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, तो 1 2 3 न्यूक्लियस हो गए। हाँ सर हो गए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में क्या हुआ है? ये पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज वाला है। और ऐसा जो है ना, ऐसा कि यहां से 3 स्टेज वाला ही बन के निकले, 3 सेल वाला ही क्या हो? शेड हो फ्रॉम, कहां से? एंथर से। 3 सेल स्टेज वाला ही क्या हो? शेड हो कहां से? एंथर से। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? मात्र 40% में, 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा देखने को मिलता है। कैसा सर? 3 सेल स्टेज वाला यहां से निकलता है, ठीक है सर। और 60% में देखने को मिलता है कि 2 सेल स्टेज वाला एंथर से निकलता है। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके सर। तो तुम ये बताओ हमको कि ये वाले और इसमें क्या फर्क है? सर इसमें दो न्यूक्लियस है, यहाँ पर 1 न्यूक्लियस है। भाई साहब सुनिएगा, इसी न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? मेल गैमीट कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? मेल गैमीट कहते हैं। तो यहाँ पर कितने मेल गैमीट हैं? सर यहाँ 2 मेल गैमीट हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या कह रहे हैं? मेल गैमीट कह रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखना, जब मान लो कि 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। ये हम ये बना रहे हैं, पिस्टिल बना रहे हैं। 2 सेल स्टेज में रिलीज हुआ, वो आया यहाँ पर, ठीक है सर। 2 सेल स्टेज में रिलीज हुआ, वो आया यहाँ पर। ओके, क्लियर है? अब जो है क्या, हम थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, हम यहाँ बना देते हैं। 2 कंडीशन में रिलीज हो सकता है पॉलन ग्रेन। पहला 2 सेल स्टेज वाला, दूसरा 3 सेल स्टेज वाला। 2 सेल स्टेज वाले कितने में बनेंगे? 2 सेल स्टेज वाले कितने में बनेंगे? जल्दी बताओ। 60% में। कुछ बच्चा तुम में से सोच रहा होगा, सर इसी में कंफ्यूजन होता है हमको कि 60% में 2 सेल स्टेज होता है या कैसे, या 60% में 3 सेल स्टेज होता है। तो ऐसे तुम याद रखना, ज्यादा परसेंटेज वाले को कम डिनोट करना है। मतलब ये ज्यादा है ना, 60 ज्यादा होता है ना 40 से, तो ज्यादा वाले को कम सेल स्टेज देना है, 60% को 3 वाला देना है, सॉरी 2 वाला देना है। क्लियर है? यस सर। अब देखो, ये 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि या तो 2 सेल स्टेज वाला आया है पॉलन ग्रेन। यस सर, पहला कंडीशन तो यही है कि 2 सेल स्टेज वाला आया है। यहाँ वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, ठीक। अब जब यहाँ पर आएगा ना स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा होता है, ठीक है ना, स्टिग्मा पर जब ये आएगा तो यहाँ पॉलन ट्यूब बनेगा। किससे बनेगा सर? इंटाइन से, ठीक। और ये अपने सामान को यहाँ पर डाल देगा। ओके, ये यहाँ पर आया और ऐसा हुआ। ओके सर, या मान लो ये ऐसा होगा, मान लो ये 3 सेल स्टेज वाला है, ठीक है सर। तो 3 सेल स्टेज वाला जो आया और अपने सामान को पॉलन ट्यूब में सर डाल दिया। यस सर, एकदम सिंपल सा बात है। ये 2 मेल गैमेट यहाँ पर डाला, हाँ सर, और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डाला, ठीक है सर, अपना सामान डाल दिया। हाँ, अब ये कब पॉसिबल था? ये 3 सेल स्टेज वाले में देखने को मिल गया हमको। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेल स्टेज वाला आया, अपना 2 न्यूक्लियस जेनरेटिव सेल का और 1 न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, उसको पॉलन ट्यूब में डाल दिया। हाँ सर। अब मान लो ये केस 1 है, मान लो केस 2, ठीक है सर। केस 2, जब 2 सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन यहां पर आके गिरे, 2 सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन आके गिरे, तो ऐसा दिख रहा होगा 2 सेल स्टेज वाला। कैसा सर? इसमें एक जो है जेनरेटिव सेल होगा और दूसरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा। यहां से क्या बनेगा सर? पॉलन ट्यूब बनेगा। हाँ सर, पॉलन ट्यूब बनेगा। अब सुनना ध्यान से, यहां पर तो 3 ही स्टेज जो है, 2 जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस और 1 वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डायरेक्ट आ गया। हाँ सर, यहां पर जो जेनरेटिव सेल है उसके कितने न्यूक्लियस हैं सर? 1 है। वेजिटेटिव सेल के कितने न्यूक्लियस हैं सर? 1 है। जब ये यहां इंटर करेगा ना स्टिग्मा में, हाँ सर, तो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा
जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और 1 से 2 बना लेगा। हाँ सर, और यहां पर जो तुमको दिख रहा है कौन सर, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी आ जाएगा। मतलब ये समान जो है, इसका एक न्यूक्लियस और इसका एक न्यूक्लियस, ये वाला जब इसमें आएगा, कहां पे सर, स्टिग्मा में, तो स्टिग्मा में डिवाइड करके जेनरेटिव सेल 1 से 2 न्यूक्लियस बना लेगा और अल्टीमेटली स्टिग्मा में 3 न्यूक्लियस दाखिल होगा। ठीक है, या तो स्टार्टिंग से ही 3 न्यूक्लियस रहे या बाद में 3 न्यूक्लियस आए, जिसमें से 2 मेल गैमीट का न्यूक्लियस रहेगा या जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा। दोबारा सुनो हम क्या बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर 3 सेल स्टेज में आया तो सिंपल सा जो है ये 1 2 मेल गैमीट वो यहां आ गया और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस वो भी यहां आ गया। अगर 3 सेल स्टेज में हुआ है तो ऐसा हुआ। अगर 2 सेल स्टेज में हुआ है पॉलिनेशन, ठीक है, 2 सेल स्टेज वाला आया है अगर, तो यहां जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा अपने न्यूक्लियस को, कहां पर, इस स्टिग्मा में, और फाइनली 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। मतलब इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा कहां पे, स्टिग्मा में, और अल्टीमेटली 2 मेल गैमीट बना लेगा और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहां पर आ जाएगा। बस छोटा सा यही कंसेप्ट है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो हम यहां तक पढ़ लिए। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है पॉलिनेशन का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स है कि पॉलिनेशन को, ये पॉलिन ग्रेन को और किस किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? पहले यहां तक बताओ, यहां तक आपके एकदम क्लियर होना चाहिए, यहां तक एकदम ही क्लियर होना चाहिए। चलिए सबसे पहला सवाल का जवाब दो मेरा। यस सर, सबसे पहले ये बताओ कि 60% एंजियोस्पर्म में कितने सेल स्टेज का पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होता है? तो 60% में, हाँ, 2 सेल स्टेज का। ओके, 40% एंजियोस्पर्म में तो 3 सेल स्टेज का। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। सर क्लियर है। उसके बाद हम क्या बोले, जब 2 सेल स्टेज में, जब 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है तो 2 जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस स्टिग्मा के अंदर चला जाता है। लेकिन पर अगर 2 सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन जब सरफेस पे आता है स्टिग्मा के, ठीक है, तो इस स्टिग्मा, सॉरी, आता है स्टिग्मा पर 2 सेल स्टेज वाला, तो स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब बनाता है और वहां पर 1 से 2 हो जाते हैं जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहता है। अल्टीमेटली 3 न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर? स्टिग्मा में। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। अब यहाँ पे एनसीईआरटी हम पढ़ के तुमको बता दे रहे हैं। यहां तक हम कहां तक पढ़ लिए हैं देख लो। एनसीईआरटी निकालो। अरे बैठ के सिर्फ देखोगे क्या वीडियो ऐसे? एनसीईआरटी निकालो जल्दी से। देखो यहाँ पे, 1 सेकेंड यार। देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है इसको, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट इन 2 सेल्ड स्टेज। मतलब 60% में कितने स्टेज में आता है? 2 सेल स्टेज कह रहा है। मतलब वो एक वेजिटेटिव सेल वाले में है और एक जेनरेटिव सेल वाले की बात कर रहा है जिसमें 2 न्यूक्लियस है बस। अरे ओवरऑल 2 न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव सेल का, एक जेनरेटिव सेल का। ठीक है सर। इन रिमेनिंग मतलब 40% में जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, जेनरेटिव सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा और जो है 2 मेल गैमीट बना देगा, 2 मेल गैमीट बना देगा बिफोर दे शेड ऑफ। मतलब शेड ऑफ होने से पहले ही हो जाएगा। मतलब सुनो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि 2 कंडीशन है। पहला 60% में 2 सेल स्टेज वाला ही निकला है, 2 सेल स्टेज वाला ही निकला है। ठीक है, निकलने से पहले ही 2 सेल स्टेज था। ठीक है सर। और 40% में शेड ऑफ होने से पहले, मतलब अंदर ही जो है ना क्या बन गया था, 3 सेल स्टेज बन गया था, फिर वो शेड हुआ है। ठीक है, तो शेड ऑफ होने से पहले ही, बिफोर द शेड ऑफ, शेड ऑफ होने से पहले ही, निकलने से पहले ही वो 3 सेल स्टेज सर था। हाँ यही बोल रहा है एनसीईआरटी। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? बोलो। अब देखो पॉलन ग्रेन से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, हम देख रहे हैं जो एनसीईआरटी बात कर रहा है यहाँ पे।
एनसीईआरटी तुम लोग के सामने खुला होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉलन एलर्जी, देखो कई स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना, कई स्पीसीज होते हैं, जैसे कि एक पार्थीनियम है, ठीक है, जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, जिसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाता है कुछ लोगों में, मतलब इन सम पीपल, है ना। पॉलन ग्रेन किसके, जैसे पार्थीनियम है, एक कैरेट ग्रास नाम का प्लांट होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, उसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाता है, ठीक है ना, और जो है एलर्जी हो जाता है और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो जाता है, मतलब ब्रोंकाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सीवियर एलर्जी होता है, मतलब समझना हम क्या बोल रहे हैं, कुछ प्लांट्स, कुछ लोगों में, सम पीपल, कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ कभी कभी पॉलन ग्रेन किसका सर, जैसे कि एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल पार्थीनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम याद रखना, कैरेट ग्रास, ठीक है ना। ये कैरेट ग्रास क्या होता है ना, ये इसके पॉलन ग्रेन से बहुत भयंकर सीवियर एलर्जी होता है, नॉर्मल एलर्जी नहीं, एनसीईआरटी सीवियर एलर्जी कहता है, सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन होता है, मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकाई समझते हो, ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोल है, मतलब ब्रोंकाई ब्रोंकियोल ये सब में एफ्लिक्शन होता है। एफ्लिक्शन मतलब एक तरह का प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे होने वाला बीमारी, उसको क्रॉनिक डिसऑर्डर कहते हैं, मतलब कुछ बीमारी होते हैं। दोबारा सुनो, कुछ लोगों में पॉलन ग्रेन क्या करता है ना, एलर्जी और ब्रोंकाई में प्रॉब्लम कर देता है, जिससे क्रॉनिक बीमारी जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई मतलब ये ब्रोंकाई है ये वाला, इसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाना, फूल जाना, ये सब, ठीक है। यस सर। तो ये अच्छा, पार्थीनियम के बारे में यहाँ तक समझ में आया तुमको। अब ये पार्थीनियम के बारे में कुछ पॉइंट और लिख लो। पार्थीनियम का दूसरा नाम सर कैरेट ग्रास, ठीक है। कैरेट ग्रास जो है, कैरेट ग्रास ये इंपोर्ट हो गया था, मतलब बाहर से हम जो है ना जब वीट मंगा रहे थे उसी के साथ ये भी आ गया था, इंपोर्ट हो गया था, ठीक है, एज कंटामिनेंट, मतलब एक तरह का गंदगी के तौर पे, कंटामिनेंट, ठीक है ना, विथ इंपोर्टेड वीट, मतलब वीट को जब मंगा रहे थे ना उसी के साथ ये आ गया था, और आके ना यूबिक्विटस हो गया। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह फैल गया, हर जगह क्या हो गया, फैल गया। तो बहुत छोटा टॉपिक है ये, पॉलन एलर्जी, मतलब कुछ पॉलन ग्रेन एलर्जी भी कर देता है कुछ लोगों में, और इससे कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो जाता है, ठीक है। और ये किसमें, कौन सा प्लांट है जो कर सकता है, ये पार्थीनियम है, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैरेट ग्रास। किसके साथ इंपोर्ट हो गया था, वीट के साथ। क्या है ये, कंटामिनेंट है, और आके क्या हो गया, यूबिक्विटस हो गया है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये देख लो यार, देखो सुनो। उसके बाद लिखा है पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, बहुत इस तरह की स्पीसीज में, बहुत प्रकार की स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन क्या करता है, सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। क्या करता है, एलर्जी करता है, कहाँ गया, एलर्जी करता है ना, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन करता है, मतलब ब्रोंकाई में प्रॉब्लम करता है, विच ऑफन लीड टू, ठीक है ना, सम पीपल ऑफन लीड टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब जो धीरे धीरे प्रॉब्लम आएंगे, क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें क्या है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट, मतलब अगर आपको बात करना ही है एग्जाम्पल के तौर पे तो आप पार्थीनियम का कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम कैरेट ग्रास है, किसके साथ आया था, वीट के साथ आया था। किस तौर पे आया था, कंटामिनेंट के तौर पे आया था, ठीक है ना। हैज बिकम यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मतलब हर जगह फैल गया था, बस इतना ही है। क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको हम दूसरा, अब जो है एनसीईआरटी जो आगे बढ़ाता है वो अब एनसीईआरटी कहता है, एक सेकेंड,
इसका ढक्कन कहाँ गया यार, फिर मार्कर सूख जाएगा, फिर लिख नहीं पाएंगे। एक सेकेंड, छोड़ो हटाओ, दूसरे का ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो पहला टॉपिक खत्म हो गया जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी के बारे में बताइए सबसे पहले। हाँ तुम ही बताओ, सबसे पहले पॉलन एलर्जी किस प्लांट के पॉलन ग्रेन से हो सकता है? सर पार्थेनियम से। पार्थेनियम का दूसरा नाम बताओ, कैरेट ग्रास। किसके साथ आ गया था? इम्पोर्टेंट वीट के साथ। ये और जो है ये कंटामिनेंट है या अच्छा है? कंटामिनेंट है, गंदगी चीज़ है, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सड़क के किनारे भी देखने को मिल जाएगा, वाइट फ्लावर उसके ऊपर होंगे, वो पार्थेनियम है, ठीक है। और फिर जो ये क्या कर रहा है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी वर्ड ऐड कर लेना, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। क्लियर है? ओके डन। और आया तो क्या हो गया, यूबिक्यूटस हो गया। दूसरा टॉपिक, पॉलन एज फूड सप्लीमेंट। पॉलन एज फूड सप्लीमेंट्स। देखो असल में क्या होता है ना भाई, सुनना ध्यान से। पॉलन ग्रेन में क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा होता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए फैशन बन गया है ये कि हम जो है क्या करें, पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट, सिरप्स, ठीक है ना, क्रीम्स, शेक्स, एक्सट्रैक्ट्स, इस फॉर्म में हम इस्तेमाल कर पाएँ। क्लियर है? कोई टेंशन? और ऐसा विश्वास किया जाता है ना, ऐसा मतलब माना जाता है कि अगर पॉलन ग्रेन का बहुत अच्छा जो है रोल है परफॉर्मेंस इन्हांस करने में, ठीक है, एथलीट जो होते हैं ना दौड़ने वाले, उनके ऊपर बहुत अच्छा इनका इफेक्ट आता है, ठीक है, खाते हैं उसको। और रेस हॉर्सेस में भी इनका अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। तो क्या हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है सर, होता है रिच इन न्यूट्रिएंट। रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक। दूसरा कि इसीलिए फैशन बन गया है, इट बिकम अ फैशन, ठीक है, इट बिकम अ फैशन। ये फैशन बन गया है क्या चीज, टू यूज पॉलन एज सप्लीमेंट्स, यूज पॉलन एज फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल अब आजकल किया जाने लगा है, ठीक है। और अगर हम बोलें एज टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, और एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा है क्रीम के फॉर्म में। डायग्राम में देखोगे तो क्रीम लिखा है, क्रीम्स के फॉर्म में, शेक के फॉर्म में, डायग्राम में शेक भी दिया है। और डायग्राम में उस नीचे देखना, इस तरफ डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में जो है क्या होता है, और इस फॉर्म में क्या होता है, 5 फॉर्म में इस्तेमाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये 5 फॉर्म के में इस्तेमाल हो सकता है पॉलन ग्रेन। ओके सर। और ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज क्लेम्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पॉलन ग्रेन क्या कर सकता है, पॉलन ग्रेन क्या कर सकता है, इन्हांस कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। एथलीट के लिए भी अच्छा फायदेमंद है। एथलीट्स मतलब क्या होता है, जो दौड़ते हैं धीरे धीरे, और रेस हॉर्सेस, उनके लिए भी ये लोग फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है रेस हॉर्सेस, क्यों फायदेमंद है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। असर्शन, या रुक जाओ, असर्शन रीजन कराएंगे, फिलहाल एनसीईआरटी आपको बता देते हैं यहाँ तक जो पढ़ाएं। तो यहाँ तक तुमको क्या पढ़ाएं पहले ये बताओ तो। सबसे पहले वो 60% 40% वाली बात कर लिए, याद होना चाहिए तुमको। 60% 2 सेल स्टेज में, 40% वाली बात किए 3 सेल स्टेज। फिर तुमको क्या बात किए, फिर हम ये बात किए कि जब 2 सेल स्टेज वाला आता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है, ठीक है, तो अंदर स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब बनता है ना, वहां पर वो डिवाइड करके एक मेल गैमेट से 2 मेल गैमेट बन जाता है, और एक वेजिटेटिव सेल का तो न्यूक्लियस रहता ही है, मतलब स्टिग्मा के अंदर 3 न्यूक्लियस आ ही जाता है। ये बात कर लिए। फिर हम तुमसे बोले कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं। पहला पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी जो है सीवियर क्या करता है, एलर्जी करता है। पॉलन ग्रेन बहुत सारे प्लांट्स का कुछ लोगों में क्या करता है, ये सीवियर एलर्जी करता है, और इससे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और
ये किससे हो सकता है? पार्थेनियम के पोलन ग्रेन से। पार्थेनियम का दूसरा नाम कैरेट ग्रास, कहां से आया था? इंपॉर्टेंट वीट से आया था, के थ्रू आया था, और ये यूबिक्यूटस हो गया, चारों तरफ फैल गया। दूसरा यूज क्या पड़े? पोलन एज फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन में क्या होता है? ये पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इस वजह से बहुत सारे फॉर्म्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेस हॉर्सेस और एथलीट्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। क्लियर? एनसीईआरटी निकालो, निकालो एनसीईआरटी। हेलो एनसीईआरटी निकालो जल्दी से। एक सेकेंड यार, पीडीएफ ये बड़ी स्लो खुल रहा है, रुको। देखो, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, पहला लिखा हुआ है। हाँ सर। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। पोलन टैबलेट को भी आप फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट बना है, जैसे टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, जो कि अवेलेबल है मार्केट में। पोलन कंजप्शन ऐसा क्लेम किया जाता है, ये इन्हांस, एनसीईआरटी इंक्रीज कहता है, ये इन्हांस कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। और यहां पर क्या असर्शनिज्म बनेगा? तुम सोच रहे हो क्या? देखो असर्शनिज्म क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो इस पॉइंट से असर्शनिज्म क्या बनाओगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा पीडीएफ जो है खुल जाए अच्छे से। यहाँ पर क्या आपको असर्शनिज्म बनाओगे? असर्शन, पोलन ग्रेन यूज एज फूड सप्लीमेंट, पोलन ग्रेन टैबलेट्स, या पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन इनहांसेस या इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है, रेस हॉर्सेस। ओके, रीजन क्या बताएंगे? दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। सर ये बात तो नहीं दिया एनसीईआरटी में। अरे एनसीईआरटी क्या कहता है? रिच इन न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट में ये सब नहीं आ जाएंगे? हाँ सर ये बात तो आ तो जाएंगे। हाँ, तो फिर सबसे पहले पोलन ग्रेन इनहांस कर सकता है परफॉर्मेंस। हाँ, क्यों कर सकता है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट में रिच है। असर्शन सही है, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। चलिए अब जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, देख लो ध्यान से। अगर बुक है भाई तो देख ले भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो डायग्राम दिया है ना पोलन प्रोडक्ट्स वाला, इसमें देखो यहाँ पर जो है क्या है, पोलन बी पोलन लिखा हुआ है या फ्लावर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कैमरा में कैप्चर नहीं करेगा। ठीक, खैर तुम्हारे पास बुक होगा, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बुक को जो है इस्तेमाल करिए। ठीक, अब अगला जो है एनसीईआरटी जो बोलता है वो किसके बारे में बोलता है? वायबिलिटी ऑफ पोलन के बारे में। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बोर्ड मिटाने के दौरान कुछ सवाल करते रहते हैं ताकि तुम्हारा वक्त बर्बाद ना हो। पहले सवाल का जवाब दो। सबसे माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे बाहर का लेयर का नाम बताओ। सर एपिडर्मिस। उसके अंदर का? सर एंडोथीशियम। उसके अंदर का? सर मिडल लेयर। उसके अंदर का? टेपिटम। सॉरी, हाँ ठीक है, टेपिटम। इसमें से कितने लेयर प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प कर रहे हैं? सर आउटर 3। कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। सबसे अंदर के लेयर का नाम क्या है? सर लेयर बोल रहे हैं, सेल्स नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? सर टेपिटम। और टेपिटम के अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं उसको? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, उसमें क्या होता है? मियोसिस होता था। वही जो है पोलन मदर सेल की तरह काम करता था। इस तरह जो है थोड़ा मोड़ा रिवाइज करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, पर बोर्ड मिटाते वक्त भी आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगला जो हम तीसरा नंबर लिख रहे हैं इसको कहेंगे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा वक्त है, याद रखना। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, सुनना ध्यान से। पोलन ग्रेन वायबिलिटी का क्या मतलब होता है? एक बार पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो गया, मतलब कहीं से वहां से एंथर से निकल गया पोलन ग्रेन एंथर से निकल गया। अब ये कब तक पोलन ट्यूब बना सकता है? अब ये कब तक क्या बना सकता है? पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब।
पॉलन ट्यूब मैक्सिमम टाइम, अब देखो एक बार पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ पर आया, ठीक है, पॉलन ट्यूब बना लिया। अब मान लो पॉलन ग्रेन निकला, अब बहुत वक्त हो गया, अब ऐसा थोड़ी है पॉलन ग्रेन हमेशा ही पॉलन ट्यूब बना लेगा, उसका लाइफ स्पैन अनलिमिटेड, ऐसा थोड़ी है। एक कुछ टाइम फिक्स होगा कि भाई इतना समय है, अगर मान लो 30 मिनट के अंदर वो पॉलन ग्रेन आ गया तो पॉलन ट्यूब बना सकता है, या फिर कुछ समय सब स्पीसीज का अलग अलग होता है, तो मान लो किसी स्पीसीज का 2 घंटा है, तो 2 घंटे के अंदर अगर वो यहाँ पर स्टिग्मा पे लैंड कर गया तो पॉलन ट्यूब बना लेगा। नहीं लैंड किया 2 घंटा के अंदर, अगर 4 घंटा हो गया तो फिर पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। इसे वायबिलिटी कहते हैं। वायबिलिटी मतलब मैक्सिमम टाइम जब तक वो पॉलन ट्यूब बना सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम जब तक वो क्या बना सकता है, पॉलन ट्यूब बना सकता है। मैक्सिमम टाइम अप टू विच, मैक्सिमम टाइम अप टू विच पॉलन कैन जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब फॉर्म पॉलन ट्यूब, फॉर्म पॉलन ट्यूब। मैक्सिमम टाइम जब तक पॉलन ट्यूब बना लेगा उसे हम क्या कहेंगे, वायबिलिटी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वायबिलिटी। ये वायबिलिटी है ना, वायबिलिटी डिपेंड करता है, ठीक है, 3 चीजों पे, ऑन 3 फैक्टर्स, 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। किन किन पे, पहला टेम्परेचर पे, ये कैसा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा भी होगा तब भी दिक्कत है, बहुत कम होगा तब भी दिक्कत है। दूसरा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी पानी रहेगा तभी ये अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा, तो ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा एक फैक्टर रोल प्ले करता है। तीसरा स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज, ये 3 फैक्टर जो है, टाइप ऑफ स्पीसीज, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है वायबिलिटी। वायबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर में, ठीक है। फिर एनसीईआरटी यहाँ कुछ एग्जाम्पल देता है वायबिलिटी का, जैसे शॉर्ट वायबिलिटी का एग्जांपल देता है कि शॉर्ट वायबिलिटी किसमें देखने को मिलता है, 30 मिनट शॉर्ट वायबिलिटी, 30 मिनट के अंदर अगर वो आ गए यहाँ पे तो पॉलन ट्यूब बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। एग्जांपल है वीट, राइस, जैसे ये सब क्या है, सीरियल्स हैं, सीरियल्स मतलब अनाज है, ठीक है। और दूसरा लॉन्ग वायबिलिटी, लॉन्ग सर्वाइबिलिटी। लॉन्ग वायबिलिटी में आपको 3 खानदान याद रखना है, RSL, ठीक है। RSL मतलब रोजेसी, S मतलब सोलेनेसी, और L मतलब लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि लॉन्ग वायबिलिटी होता है, ठीक है, मंथ्स तक होता है इसका वायबिलिटी, मंथ्स तक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात क्लियर है। चलो यहाँ तक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी खोले हो ना सामने, हाँ भाई बहुत फायदा होगा, फिर बहुत फायदा होगा ना एनसीईआरटी सामने खोल के, अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लिए ना, बहुत फायदा है। देखो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पॉलन प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा है, व्हेन वन देयर शेड, एक बार पॉलन ग्रेन निकल गया है, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ेगा बिफोर दे लूज वायबिलिटी, इसके पहले की वायबिलिटी खत्म हो जाए, इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उसको फर्टिलाइजेशन करना है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वायबल, आपको क्या लगता है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी हो सकती है? तो तुम जानते हो ना, शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टाइप ऑफ स्पीसीज पर, ठीक। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल, ये जो पॉलन ग्रेन वायबल रहेगा ये बहुत हाईली वेरिएबल है, क्योंकि 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात मतलब इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगले लाइन में बोल रहा है स्पीसीज पे डिपेंड करता है। इन सम सीरियल्स, आगे स्पीसीज वाली बात कि सीरियल्स में 30 मिनट है और इन तीनों में बहुत ज़्यादा देर है, बहुत ज़्यादा दिन है, ठीक है, मंथ्स है, महीना है। यहाँ देखिए, तो इन सम सीरियल जैसे कि राइस और वीट है, जैसे कि कौन है सर, राइस और वीट है, राइस और वीट है जो कि क्या है, सीरियल्स हैं, इसमें 30 मिनट रहते हैं वायबिलिटी, शॉर्ट वायबिलिटी है। फिर बोल रहा है इन द मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है, इसमें क्या मिलता है, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, ये मंथ तक वायबल रहते हैं, ठीक है। यस सर, यहां तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पहला किसके बारे में बात किया था, जल्दी बोलो,
पहला किसके बारे में बात किया था सर? पहला बात किया था किसके बारे में? पहला बात किया था पॉलन एज फूड सप्लीमेंट के बारे में, सॉरी पॉलन एलर्जी के बारे में। दूसरा पॉलन एज फूड सप्लीमेंट के बारे में। तीसरा वायबिलिटी ऑफ पॉलन। चौथा होता है पॉलन बैंक। मतलब पॉलन को हम क्या करते हैं ना मेरे भाई, पॉलन को हम कई बार स्टोर कर लेते हैं। पॉलन को क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि पॉलन ग्रेन से है ना इस जीनोम में स्टोर हो जाएगा, उसका किसी प्लांट का जेनेटिक मटेरियल स्टोर हो जाएगा। हाँ सर, तो पॉलन ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं हमको क्रॉप ब्रीडिंग कराना है, क्रॉप मतलब जो है वो ब्रीडिंग कराना है, तो वहाँ पे ये फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। पॉलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। सुनो, जैसे एनसीईआरटी कह रहा है कि जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में क्या होता है ना, स्पर्म स्टोर कर लेते हैं, सीमेन स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको क्यों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। या तुम पढ़े होगे, ठीक है ना, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। उसी तरीके से पॉलन ग्रेन को भी आप स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। कितना पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। अब समझना, कभी भी टेम्परेचर कम, कोई भी चीज़ को स्टोर करना होता है तो हम टेम्परेचर कम रखते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो एंजाइम लेस एक्टिव हो जाता है। एंजाइम्स कैसे होते हैं? लेस एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो एंजाइम को थोड़ा लेस एक्टिव कर देते हैं ताकि जल्दी फूड खत्म ना हो। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताओ। इसीलिए हम क्या कहते हैं, -196 पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं ताकि एंजाइम्स की एक्टिविटी सप्रेस हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। क्लियर है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो क्या रहे, वायबल रहे। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर, क्लियर है? यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं? पॉलन को स्टोर कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे? स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, जैसे कि सीमेन स्टोर करते हैं उसी तरह से पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करते हैं। पॉलन ग्रेन को भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कब? कहाँ पर? सॉरी, लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं। इसका यूज़ क्या है? पॉलन ग्रेन का क्यों स्टोर कर? पर्पस ऑफ स्टोरेज क्या है? पर्पस क्या है यहाँ पर? क्रॉप ब्रीडिंग। पहला क्या है? क्रॉप ब्रीडिंग, मतलब क्रॉप में जो अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस करना, क्रॉप ब्रीडिंग। ठीक है। दूसरा जीनोम स्टोरेज। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल को हम क्या करें? एक प्रकार से सेव कर ले रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अब ये एनसीईआरटी देखिए क्या लिखा है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है भाई, हम पगला जाएंगे हम बोलते बोलते। तुम लोग एनसीईआरटी बाहर पढ़ लेते हो ना बहुत ज़्यादा, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। सुनो, यू मे हैव हर्ड ऑफ द स्टोरिंग सीमेन। आपने सुना होगा सीमेन स्टोर करने के बारे में, स्पर्म्स को स्टोर करने के बारे में। बहुत सारे जानवर में, जैसे ह्यूमन में भी इनफैक्ट, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर स्पीसीज फॉर ईयर्स, सालों तक स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और ये आप इस्तेमाल करिएगा पॉलन बैंक के तौर पे, जैसे कि सीड बैंक होता है ना, सीड स्टोर करते हैं, और इसका यूज़ करेंगे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। क्लियर है? जल्दी बताओ। तो पॉलन ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉलन बैंक के तौर पे। पॉलन ग्रेन स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, पॉलन बैंक क्या है? स्टोरेज करने को कह रहे हैं। अच्छा सर, पर्पस क्या है? क्रॉप ब्रीडिंग है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके सर, बस हो गया। ये वाला जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन से रिलेटेड जितनी बातें थी सब खत्म हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है, कुछ सवाल कर लेंगे। सबसे पहला सवाल का ओरली सवाल का जवाब देते जाओ, या फिर हटाओ लिख देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर स्टैमेन। पूरा स्टैमेन ही रिवाइज करा देते हैं। देखो यहाँ सबसे पहला प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड विथ थैलेमस और सेपल। दूसरा
distal end of filament is attached with, सोचते चलो आंसर, is attached with anther. तीसरा, shape and arrangement of anther is different in different species. In different species. चौथा, 4 distinct walls are observed in LS of anther. Next, outer 3 layers of anther of microsporangium help in protection and dehiscence. ठीक है. नेक्स्ट, innermost masses of cells of microsporangium are compactly packed homogeneous male gametophyte can have 1 or 2 male gamete in stigma या in 1 or 2 male gamete. Next, generative cells and vegetative cells can be represented by is genetically identical, और जो भी लिख लो, genetically identical. यहाँ तक बताओ जल्दी से, यहाँ तक क्वेश्चन सबसे पहले का आंसर बताओ, जल्दी फास्ट बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो ना. यहाँ देखो, सुनो, proximal end of filament is attached with the thalamus or the sepal. नहीं, thalamus और the petals. या तो वो proximal end जो है thalamus से अटैच होगा या तो वो पेटल से अटैच होगा. एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा. ठीक है सर. डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट का ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये डिस्टल एंड होता है, ये एंथर से जुड़ा रहेगा. डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड विद द एंथर. एकदम सही बात है. तीसरा बताओ, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ एंथर. ऐसे बताए थे, इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, अलग अलग तरीके से. शेप और अरेंजमेंट जो है ना एंथर का, हाँ, ये अलग अलग होगा अलग अलग स्पीसीज में. एकदम सही बात है. इसका शेप और अरेंजमेंट अलग अलग होगा अलग अलग स्पीसीज में. 4 डिस्टिंक्ट वॉल होता है एलएस ऑफ एंथर में देखने को मिलेगा. एंथर को अगर देखोगे तो 4 वॉल देखने को मिलता है. तो तुम मैक्सिमम तुम में से बच्चे जो है सही कर देंगे, पर गलत है ये. पर ये गलत है. एंथर के एलएस पर नहीं, एंथर के टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने पर नहीं मिलता है. ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर आपको 4 लेयर देखने को मिलता है. तो इस एलएस के वैसे ही गलत है. एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं करा रहे हैं हम, टीएस करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कराते हैं. जब किसी चीज़ को तुम ऐसे काटते हो तो ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, जब किसी चीज़ को ऐसे काटते हो तो इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं. ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ठीक है सर. आउटर 3 लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डेजिसेंस. यस, आपको हम बताए थे माइक्रोस्पोरेंजियम के जो बाहर के 3 लेयर्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये हेल्प करते हैं 2 काम में, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में. ठीक है, तो ये एकदम सही बात है.
इनर मोस्ट मासेस ऑफ सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। यस, माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे अंदर यहाँ पे जो कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं इसे क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। तो इनर मोस्ट मासेस ऑफ सेल्स जो हैं वो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं। कैसे होते हैं ये? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, होमोजीनस होते हैं, सब सेम प्रकार के दिखते हैं। एकदम सही बात है। क्लियर है? यस सर। मेल गैमेटोफाइट कैन हैव 1 और 2 मेल गैमेट। यस, मेल गैमेटोफाइट में मतलब पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। सुन लेना, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मतलब जिसके अंदर गैमीट है, इसके अंदर गैमीट है। या तो एक गैमीट होगा, इस न्यूक्लियस को ही गैमीट कहते हैं, या तो 2 मेल गैमीट होगा। हाँ सर, तो मेल गैमेटोफाइट हैव 1 और 2 मेल गैमीट। यस। जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यस, क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल थे और जेनरेटिव सेल थे ये माइटोसिस से बने थे, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है? यस सर। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, सारा का सारा स्टैमिन आपका क्या हो गया? रिवाइज हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जो है हम जाना चाह रहे हैं और उसको देखना चाह रहे हैं डिटेल में। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जैसे कोई तुमसे बोले कि बताइए आउटर मोस्ट लेयर कौन होता है इस एंथर का, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? सर एपिडर्मिस। कहे कि सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन होता है, लेयर पूछे, सेल्स नहीं पूछ रहा है। अच्छा सर, लेयर पूछ रहा है, हाँ, तो आप क्या कहिएगा? टेपेटम। अब बोले इनर मोस्ट मासेस ऑफ सेल्स होते हैं वो कौन होते हैं, तो आप कहिएगा स्पोरोजीनस टिश्यू। बोले कि बाई न्यूक्लिएट कंडीशन किस में देखने को मिलता है माइक्रोस्पोरेंजियम के, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के टेपेटम में बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट देखने को मिलता है। कहे कि पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट कौन देता है पॉलन ग्रेन बनते वक्त, तो कौन देता है? टेपेटम देता है। फिर बोले पॉलन मदर सेल की तरह कौन काम करता है? स्पोरोजीनस टिश्यू काम करता है। डेंस साइटोप्लाज्म किस में होता है? सर किस में होता है? जेनरेटिव सेल्स में। ठीक है? यस सर। क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए आपसे बोल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? देखो, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किए, मेल गैमेटोफाइट बना लिए, पॉलन ग्रेन बना लिए। गैमेटोफाइट है, गधा वाला हरकत मत करना, गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन। ठीक है? क्लियर है? पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं है, क्या है? गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मतलब उसके अंदर गैमीट है। वो जो जेनेटिव सेल है उसी के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? मेल गैमीट। या तो एक मेल गैमीट होगा या 2 मेल गैमीट होगा। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। किसके बारे में? फीमेल। इसमें क्या है? पिस्टिल कहते हैं इसको। पिस्टिल के ग्रुप को क्या कहते हैं? ये पिस्टिल है। ठीक है सर, पिस्टिल है। ओके सर। पिस्टिल के ग्रुप को क्या कहते हैं? ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? सर इसके ग्रुप को कहते हैं ग्रुप ऑफ इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? सर गाइनोइशियम। तो गाइनोइशियम या पिस्टिल क्या है? सर रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है सर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ बनने वाला है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके सर। ये तुमको क्या दिख रहा है? सर ये दिख रहा है हमको, बोलो जल्दी से, क्या दिखा? सर ये पिस्टिल है। ठीक है? पिस्टिल में ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? सर स्टिग्मा। ये वाला पार्ट दिख रहा है? हाँ सर, इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है सर। ये वाला पार्ट दिख रहा है? हाँ सर, इसको ओवरी कहते हैं। ओके। स्टिग्मा कैसा है? इसे हम लैंडिंग, ये स्टिग्मा क्या होता है? इसी पे याद करो, इसी पे पॉलन ग्रेन आके गिरा था। यस सर। यानी कि क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए सर? पॉलन ग्रेन के लिए। फॉर पॉलन ग्रेन, फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए क्या है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है सर। ये कैसा है? सर ये लंबा है, ठीक है, पतला है, ठीक है ना, स्टिग्मा के नीचे है, इलोंगेटेड है, लंबा है,
स्लेंडर है, पतला है। कहाँ है? बिलो, कहाँ पर है? स्टिग्मा के, स्टिग्मा के नीचे। ठीक है सर। अच्छा, ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड होता है ना, तो इसमें कुछ खास प्रकार के सेल्स होते हैं, वो हेल्प करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है सर। मोस्टली हॉलो होता है, मोस्टली, ये सम होते हैं। ठीक है सर। अब ये क्या है? ओवरी होते हैं। ओवरी क्या है? बेसल, बल्ज्ड पार्ट है, मतलब फूला हुआ पोर्शन है। बेसल मतलब बेस में है, बल्ज मतलब फूला हुआ पोर्शन है। किसका? पिस्टिल का। ओके सर, यहां तक बात क्लियर है? कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात है क्या? जल्दी बताओ। नहीं सर, ओवरी के अंदर बहुत सा चेम्बर होता है ऐसे। ओवरी के अंदर क्या होता है? इस तरह से बहुत से चेम्बर होते हैं ऐसे। ठीक है, ये सब, हर एक चेम्बर को हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं। ओवेरियन कैविटी कहते हैं। ठीक है। ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम लोक्यूल होता है। क्या होता है? लोक्यूल होता है। तो एक ओवरी में बहुत सारे लोक्यूल हो सकते हैं। बोलो जल्दी से, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं। यहां थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। यहां पर ये वाला पोर्शन थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। ओके, यहां पर क्या होता है ना, ये प्लेसेंटा होता है। यहां पर क्या होता है सर? प्लेसेंटा होता है। ये जो ओवेरियन है ना, ये वाला, ये ओवेरियन कैविटी, इसके वॉल पर यहाँ पर ये प्लेसेंटा होता है। तो ये प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि नरिशमेंट आगे चल के प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है, पढ़ेंगे धीरे धीरे डिटेल में हम। ठीक है। और फिर यहाँ पर ओव्यूल होता है। ये कहाँ है तीनों चीज़? ये है ओवेरियन कैविटी के अंदर। इसका नाम होता है, हम लिख देते हैं, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नाम होता है प्लेसेंटा। इसका नाम क्या होता है? ये लंबा सा डंटी है, स्टॉक है, फ्यूनिकल नाम होता है। ये है, इसको कहते हैं ओव्यूल है। ठीक है सर, ऐसा होता है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखना, हमने तुमको बहुत छोटा सा बात बताए हैं। क्या सर? हम बोले हैं कि पिस्टिल है, पिस्टिल में 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला स्टिग्मा, दूसरा क्या? अरे बैठे हुए बोलते रहना है तुमको भी। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है? स्टिग्मा। इलोंगेटेड थिन स्लेंडर पोर्शन कौन है? स्टाइल। बेसल बल्ज पार्ट कौन है? ओवरी। ओवरी के अंदर कैविटी होता है, क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी। क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी। उसके अंदर क्या देखने को मिल जाएगा? प्लेसेंटा। ठीक है, किससे अटैच है? ओवेरियन कैविटी में। क्लियर है? यस सर। अब देखो पिस्टिल क्या होता है ना मेरे भाई, सुनो। पिस्टिल जो है ना, कई बार सिंगल मिलते हैं, अकेले, है ना, अकेले। पिस्टिल के लिए एक वर्ड यूज होता है कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल एक ही बात होता है। ठीक है सर। पिस्टिल के लिए वर्ड यूज होता है कार्पेल। कई बार ये कार्पेल अकेले मिलते हैं, सिंगल मिलते हैं। ओके, इस कंडीशन को कहते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है सिंगल पिस्टिल, सिंगल पिस्टिल। ओके, यस सर। और कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा कार्पेल मिलते हैं। ये थैलेमस बना रहे हैं। यस सर, एक से ज्यादा कार्पेल मिलते हैं। जैसे मान लो ये वाला कार्पेल है, और ये कार्पेल है ना, कई बार फ्यूज रहते हैं। फ्यूज मतलब ऐसे जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? ऐसे जुड़े रहते हैं। ये वाले देख लो, सारे जुड़े हुए हैं। नीचे देखो, ये वाला जुड़ा है ना यहाँ पे। यस सर। तो एक से ज्यादा कार्पेल है। हाँ सर, एक से ज्यादा कार्पेल यहाँ भी बना देते हैं। ओके, थोड़ा सा खराब बन गया। यहाँ पर क्या होता है? एक से ज्यादा कार्पेल बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। इस कंडीशन को कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा कार्पेल है, मल्टी कार्पेलरी। ये भी कौन सा कंडीशन है? मल्टी कार्पेलरी। ओके सर। ये मल्टी कार्पेलरी क्या है? ये सिंक्रोनाइज है, मतलब साथ साथ है ना, चिपके चिपके। तो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, सिन कार्पस। ठीक है, सिन कार्पस। और इसको कहते हैं मल्टी कार्पेलरी तो है, एक से ज्यादा कार्पेल है, पर अलग अलग है, फ्यूज नहीं है। यहां का मतलब इसका फ्यूज्ड होता है। और ये फ्री है, फ्री है, इसको कहते हैं एपोकार्पस। ठीक है। तो अगर अकेले हैं तो मोनोकार्पेलरी, या फिर एक से ज्यादा है, अगर मोर देन वन अगर पिस्टिल है तो कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। और साथ है सिनकार्पस, अलग हैं कौन सा सर?
एपोकार्पस। सिनकार्पस एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल याद रखना पैपेवर, ठीक है। याद करने का तरीका, सिन मतलब गुनाह होता है, ठीक है ना, पाप होता है, और हमारे पापा पाप नहीं करते, तो पापा मतलब पैपेवर, और या पापा पापी हैं, किसी तरह से याद कर लो। हम ये नहीं कह रहे हैं भाई इसमें कोई अपने दिल पे बुरा मत ले लेना, ट्रिक बता रहे हैं बस। पापा क्या है, पापी हैं, पापा सिन, तो पापा से रिलेटेड है सिन, ठीक है सर। और एपोकार्पस एग्जाम्पल है माइकीलिया, एक पापा हो गया तो दूसरा माई हो गई, माइकीलिया, ठीक है। मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस, डन, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले क्या बोले, पिस्टिल अंदर बताएं, पिस्टिल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा। फिर हम दोस्तों एक नॉर्मल बात बोले, अगर अकेला होगा तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा होगा तो बाइकार्पलरी, सॉरी बाइकार्पलरी में 2 होगा, और बहुत ज्यादा है मल्टीकार्पलरी, साथ में फ्यूज्ड और जो है तो सिनकार्पस कहेंगे, और अलग अलग हैं तो एपोकार्पस कहेंगे। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर, जल्दी जल्दी फास्ट, क्लियर है, हेलो जल्दी जल्दी बताओ। यहां तक देखो एनसीईआरटी, देखो यहाँ पे निकालो, एनसीईआरटी निकाल लिए, देखो यहाँ पे सुनो, the gynoecium represents the female reproductive part of the flower. gynoecium female reproductive part बताएगा। the gynoecium may consist of a single pistil, एक पिस्टिल हो सकता है, ठीक है, एक पिस्टिल हो सकता है, नॉन एज मोनोकार्पलरी, उसे मोनोकार्पलरी कहेंगे, और मे हैव मोर देन वन, और एक से ज़्यादा हो सकता है, जिसे हम मल्टीकार्पलरी कहेंगे। व्हेन दे आर मोर देन वन, एक से ज़्यादा रहेगा, द पिस्टिल मे बी फ्यूज हो सकता है टुगेदर, जिसको सिनकार्पस कहेंगे, जिसे सिनकार्पस कहेंगे, और मे बी फ्री, और फ्री हो सकते हैं, जिसे हम एपोकार्पस कहेंगे। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, हर एक पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, यस सर। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर, स्टाइल इज अ इलोंगेटेड स्लेंडर पोर्शन बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे है। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, बेसल बल्ज्ड पार्ट, फुला हुआ पार्ट इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी देयर इज ओवेरियन कैविटी, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, और द लॉक्यूल, और सिलेक्यूल कहेंगे। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, द प्लेसेंटा जो है इस ओवेरियन कैविटी के अंदर है, ठीक है। अब करा रिकॉल द डिफिनीशन एंड द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन जो है अलग अलग डिफिनीशन और प्लेसेंटेशन याद कीजिए, जो कि आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ये सब मार्जिनल, वो सब बोल रहा है याद करने को, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है, हेलो, मस्त है, मस्त है कि नहीं है, मन मस्त मगन हुआ कि नहीं हुआ, मन मस्त मगन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। आइए अब देखो, ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अच्छा एक नाम, चाहे रुक जाओ आगे ही बताते हैं डिटेल में, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए फिलहाल। ये सर एकदम क्लियर है, क्या क्या पढ़े सर, हम पढ़े कि पिस्टिल होता है, पिस्टिल में कितने पार्ट बताओ सर, 3 पार्ट, कौन कौन सर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन कौन है सर, स्टिग्मा है, इलोंगेटेड स्लेंडर पोर्शन बीनीथ द स्टाइल कौन है सर, बीनीथ द स्टिग्मा कौन है सर, स्टाइल है। बेसल बल्ज पार्ट कौन है सर, ओवरी है, ओवरी के अंदर लोक्यूल होता है, हाँ सर, क्या कहते हैं उसको सर, ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा कहाँ पे है सर, ओवेरियन कैविटी में, ओके। अगर एक रहे पिस्टिल तो क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी, एक से ज़्यादा रहे तो क्या कहेंगे, मल्टीकार्पलरी, अगर वो फ्यूज है तो क्या कहेंगे, मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस, एग्जाम्पल पैपेवर, अगर एक से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, मल्टीकार्पलरी, और अगर वो फ्री है तो क्या कहेंगे, एपोकार्पस, एग्जाम्पल क्या है, माइकीलिया। पक्का, डन है जब। अब देखो, अब हम क्या बोले थे, यहां पर ओवेरियन कैविटी बनाए थे, याद करो, अभी बनाए थे जस्ट, ऐसा जो है बता रहे थे कि ऊपर जा रहा होगा, स्टाइल बन रहा होगा। यहाँ अंदर क्या बनाए थे सर, ये ओवेरियन कैविटी था। यहाँ पर हम क्या बनाए थे सर, ये प्लेसेंटा था। प्लेसेंटा से हम क्या जोड़े थे सर, ऐसा डंटी था कुछ, हाँ। उसके बाद ये क्या था सर, ये ओव्यूल था, ठीक है, क्या था, ओव्यूल था। ओव्यूल क्या होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है मेगा स्पोरेंजियम,
क्या नाम होता है सर? मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है सर। माइक्रो स्पोरेंजियम कौन था सर? वो यहाँ था एंथर में, ये वाला माइक्रो स्पोरेंजियम था, ठीक है। तो यहाँ जो है मेगा स्पोरेंजियम इसे कहते हैं। इसे कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली सर, कॉमनली इसको कॉमनली नॉन एज ओव्यूल। ओके सर, ये ओव्यूल ही आगे चल के क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो जितने ओव्यूल उतने सीड। यस सर। तो अगर ओव्यूल एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओव्यूल सर एक भी हो सकते हैं, मतलब एक सीड वाले भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो एक ओव्यूल वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी एग्जाम्पल देता है कौन कौन सर? वीट, पैडी, पैडी मतलब क्या होता है सर? धान, और मैंगो, ठीक है सर। और एक से ज्यादा ओव्यूल का एग्जाम्पल सर, जो एक से ज्यादा सीड जिसमें होता है, जैसे पपाया, पपीता में, वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन में, ऑर्किड, ये फ्रूट है एक प्रकार का, ऑर्किड्स, इसमें क्या देखने को मिलता है? एक से ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? अब हम इसको जूम करके देखेंगे, ठीक है सर, इसको जूम करके देखेंगे ऐसे। यहाँ देखो, ये क्या बना रहे हैं? ये प्लेसेंटा बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं सर? ये प्लेसेंटा बना रहे हैं ऐसे, ये प्लेसेंटा है, ऊपर बना दिए ऐसे। ओके सर। और उसके बाद क्या है? ये डंटी है, लॉन्ग स्टॉक होता है, लंबा जो डंटी होता है, इसका क्या नाम होता है? फ्यूनिकल। ओके सर। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये क्या बना रहे हैं? ये वाला, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं सर? ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। अगर सारे जो है ना एक लाइन में अगर हैं, इसे क्या कहते हैं सर? आप फ्यूनिकल कहते हैं। ओके। इसे क्या कहते हैं? ओहो सॉरी, इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लॉन्ग स्टॉक को सर इसको कहते हैं ये फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक है, डंटी है। ओके सर। और यहाँ पर इस पोर्शन को क्या कहते हैं सर? ओव्यूल कहते हैं। ओके। अगर ये तीनों एक लाइन में अरेंज है ना, इस तरीके से, ये ठीक है, इसका एक लाइन में अरेंज है, वो ऐसे भी अरेंज हो सकता है, ऐसे भी अरेंज हो सकता है, किसी तरह से हो, एक लाइन में अरेंज है इस तरह से, इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। नाम देते हैं ऑर्थोट्रोपस क्या? ओव्यूल। ओके। पर अगर ये ऐसे अरेंज हो ना, ऐसे, ये प्लेसेंटा है, हाँ सर, और ये क्या है सर? ये फ्यूनिकल है, हाँ सर, और फिर ये क्या है? ये इस तरीके से यहाँ से ज्वाइन है, और फिर ये क्या बना है सर? ये ओव्यूल बना है। हाँ, तो कैसा हुआ? ये ऐसा तो हुआ नहीं, एक लाइन में तो है नहीं, हुआ क्या? ये ऐसे एक लाइन में आ रहा था, ओव्यूल ऐसे हो गया, समझ पा रहे हो? ओव्यूल ऐसे ना ऐसे हो गया, मतलब एक लाइन में ऐसे रहता ना, ऐसे रहता ना, पर ये वैसे नहीं, ऐसे हो गया है, ऐसे, ठीक है। इस तरह के ओव्यूल को कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस। एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तो दिख जाएगा एनाट्रोपस वर्ड, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? यस सर, हमको यही देखना है। अच्छा सर, तो देखें इसको। यस सर। तो सबसे पहली बात हम ये बोलेंगे कि प्लेसेंटा और ये फ्यूनिकल, सबसे पहले क्या है, हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बड़ा डायग्राम ले रहे होंगे। फिलहाल यहाँ तक बातें क्लियर होंगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं बोले, इसको मिटा रहे हैं, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं किए हैं। हम आपको क्या बताएंगे? बस आपको हम बताएंगे और एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक लॉन्ग स्टॉक जुड़ा है, यस सर, इसे क्या कहे हैं सर? फ्यूनिकल। फिर यहाँ पर इस तरीके से ये क्या बना है सर? ओव्यूल बना है। ओव्यूल का दूसरा नाम, ओव्यूल का दूसरा नाम सर मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। इसे कॉमनली क्या कहते हैं? ओव्यूल। कॉमनली क्या कहते हैं? ओव्यूल, ठीक है सर। फिर लिख देते हैं क्या है? प्लेसेंटा। ओके सर, इसी के थ्रू नरिशमेंट मिलेगा। ओके। ये क्या है सर? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? लॉन्ग, क्या है? स्टॉक। ये क्या कर रहा है सर? कनेक्ट कर रहा है। किसे कनेक्ट कर रहा है? प्लेसेंटा और ओव्यूल को। अच्छा, प्लेसेंटा और ओव्यूल को। ओके सर। उसके बाद ये क्या बना है सर? ओव्यूल बना है, ठीक है।
ओव्यूल और फ्यूनिकल के जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पर हुआ है, ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये वाला, इसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कहाँ पर? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कहाँ पर? बिटवीन फ्यूनिकल, या ये ऐसे लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर फ्यूनिकल फ्यूज विथ, वेयर फ्यूनिकल फ्यूज विथ, फ्यूनिकल किससे जोड़ रहा है? फ्यूनिकल किससे जोड़ रहा है? ओव्यूल से, फ्यूज विथ ओव्यूल। तो ये वो जगह है जहां से फ्यूनिकल क्या होता है? जुड़ता है। किससे? ये वो जगह है जहां से फ्यूनिकल क्या होता है? जुड़ता है ओव्यूल से। ओके सर। उसके बाद आता है ये इंटेग्यूमेंट, इसको क्या कहते हैं? ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये एक लेयर दूसरा लेयर, हाँ सर, पूरा को ओव्यूल कहते हैं। ये लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। ओके सर। इंटेग्यूमेंट कितने हो सकते हैं? ये 1 हो सकते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 या 2 हो सकते हैं, 1 या 2 इंटेग्यूमेंट हो सकते हैं। ये है क्या इंटेग्यूमेंट? ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यही आगे चल के सीड कोट बनाएगा, सीड के ऊपर एक लेयर होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ओके सर। इसी के अंदर क्या है? यहाँ कुछ सेल्स होता है, यहाँ इसके अंदर क्या होता है? कुछ सेल्स होता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये सारे सेल्स, ये सारे जो भी प्लेसेंटा हैं, फ्यूनिकल हैं, ये जो है इंटेग्यूमेंट है, या जो अंदर सेल्स हैं, सारे हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे? सुनो ध्यान से, प्लांट के अंदर जो भी सेल्स आपको, जो तुमको प्लांट बाहर दिख रहा है, फ्लावरिंग प्लांट, वो डिप्लॉइड है। उसका हर एक चीज डिप्लॉइड है जब तक मियोसिस नहीं हुआ होगा। तो इसमें मियोसिस नहीं हुआ अभी, ये भी डिप्लॉइड है, इसमें भी नहीं हुआ, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये सारे चीज डिप्लॉइड है अनटिल एंड अनलेस मियोसिस नहीं हुआ हो। मियोसिस हो जाएगा फिर हैप्लॉइड है। तो ये सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। इंटेग्यूमेंट कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। फ्यूनिकल कैसे हैं? डिप्लॉइड है। प्लेसेंटा कैसे हैं? डिप्लॉइड है। ठीक है सर। इसके अंदर इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या है? ये सेल्स हैं। इस सेल्स को कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। कैसे होंगे? डिप्लॉइड सेल्स होंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है? मास ऑफ सेल्स होता है, इसके अंदर इनक्लोजेस, इसके अंदर है इनक्लोजेस, इंटेग्यूमेंट के अंदर है, इनके इंटेग्यूमेंट इनक्लोजेस या एनसर्कल्स, इसके अंदर है मास ऑफ सेल्स, मासेस ऑफ सेल्स, इसे क्या कहते हैं? नॉन एज क्या? न्यूसेलस। पक्का? यस सर। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। क्लियर है सर? मस्त है एकदम। चलो, तो मस्त है तो एनसीईआरटी जो है देखना तो बनता है, एनसीईआरटी देखना तो सर बनता है। हाँ देखो, एक सेकेंड यार, ये पीडीएफ को क्या नाटक हुआ है? रुको, एक सेकेंड रुक जा भाई। हाँ आगे हैं? नहीं अभी माइक्रोस्पोर खुला है यार, पीडीएफ कभी खुलता नहीं है, वही वाइट दिखाते रहता है, तो दिखा नहीं रहा है, वाइट दिखा रहा है बस। एक से रुको बस, खुल जा बे यार जल्दी से। चलो जितना देर में खुल रहा है उतना देर हमको कुछ रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला कि हम क्या पढ़ रहे थे सर? पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, अभी तक नहीं खुला। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है सर। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है सर? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पोर्शन। ओवरी क्या है? बेसल बर्स्ट पार्ट। ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन कैविटी। उसके अंदर क्या है सर? प्लेसेंटा है, फ्यूनिकल है, ओव्यूल है। एनसीईआरटी किसके बारे में बात करता है? प्लेसेंटा के बारे में। फिर हम बोले इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो ये देखे थे मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, और अगर मल्टीकार्पलरी है तो सारे जुड़े होंगे तो सिनकार्पस, अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस। फिर हम बोले ये वाली बात फिर कि भाई ओव्यूल कैसे कैसे अरेंज हो सकता है? तो ओव्यूल अगर एक ही डायरेक्शन में से, इसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, पर ऐसे एक डायरेक्शन में ना हो कि ऐसे हो गए हैं कुछ इस प्रकार से,
जिसे हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल देखते हैं हम तो यहाँ प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक है जो कनेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा और ओव्यूल को, प्लेसेंटा और ओव्यूल को, ठीक है। फिर आता है हाइलम। हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है ना, जहाँ पर ओव्यूल कनेक्टेड है। इंटेगुमेंट क्या होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, एक या दो हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इनक्लोजेस, इसके अंदर क्या है, मासेस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूसेलस। बताओ प्लेसेंटा कैसे हैं सर, डिप्लॉयड। फ्यूनिकल कैसे हैं सर, डिप्लॉयड। सर हाइलम, अरे जंक्शन है भाई, इसको डिप्लॉयड हैप्लॉयड थोड़ी कहोगे, ठीक है। अरे भाई सेल्स है, पॉइंट है ये, ठीक है। इंटेगुमेंट क्या है सर, ये भी डिप्लॉयड। न्यूसेलस क्या है सर, ये भी डिप्लॉयड। पक्का, यस सर। चलो भाई ओपन हो गया ये हुआ, हाँ हो गया। चलो देखो द 1.2.2 द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक। सुनना ध्यान से। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तो बता दिए, हाँ ये तो बता दिए, ठीक है। हाँ यहाँ तक। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड, हाँ ये भी हो गया है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम, प्लेसेंटा से क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम जो अराइज करता है, मतलब ये होता है इसके पास। इसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, अरे तुम एनसीईआरटी निकाले हो, पढ़ो, अरे एनसीईआरटी निकालो सब, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, एनसीईआरटी निकालो, सामने रखो, ठीक है सर। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम, इसको क्या कहते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल में भी वेरी वन और मोर देन वन, में क्या बोले थे हम, व्हीट, मैंगो और पैडी। मोर देन वन में क्या बोले थे, तो मोर देन वन सीड, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, अपने आप को फैमिलराइज करते हैं, बताते हैं, अपने आप को जानकारी देते हैं, ये बोल रहा है। ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल क्या है, कि स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा है फ्यूनिकल के थ्रू, जो कि एक फ्यूनिकल एक स्टॉक होता है, ओके सर, ठीक है, मतलब फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, ठीक है, इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम, इस रीजन को हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, तो हाइलम क्या जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है, यस सर। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप, हर एक ओव्यूल में वन और टू, एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होगा, कॉल्ड द इंटेगुमेंट, जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस, इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस के सेल्स हैं, एक्सेप्ट एट द पॉइंट, यहां अभी हम नहीं बताया, आगे यहां तक आपको बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, क्या मैं आगे चल सकता हूं, बताओ जल्दी से। एक सेकंड यार, ये पीडीएफ को पता नहीं क्या बीमारी हो रहा है, अब यार लेटेस्ट एडिशन वाला बुक नहीं मिल रहा है मार्केट में, ये अलग समस्या है, ठीक है, ये अलग समस्या है कि ये लेटेस्ट एडिशन वाला मिल जाता तो बढ़िया होता। 25-26 वाला मिल ही नहीं रहा है, 24-25 वाला दे रहा है, सब दूसरा दे रहा है, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। सुनो, यहाँ तक हम बात कर लिए ना, हाँ। अब 2 पॉइंट एनसीईआरटी और कहता है यहाँ पे, सुनो, ये जो एंड है ना, ये वाला बेसल एंड, ये वाला, इसको कहते हैं चेलेजल एंड, चेलेजल एंड। सर ये क्या होता है, यहाँ बेस वाला पोर्शन का एंड, अच्छा, एक ऊपर एंड दिख रहा है, हाँ, जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं है, इस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, वो इलाका है, वो रीजन है जहाँ पर क्या है, इंटेगुमेंट एब्सेंट है। इंटेगुमेंट क्या है सर, एब्सेंट है, कहाँ पर सर, माइक्रोपाइल पर। माइक्रोपाइलर के अपोजिट जो एंड है उसको क्या कहते हैं सर, चेलेजल एंड कहते हैं, ठीक है सर, यही बात था, हाँ यही बात था। चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इसी को हम जूम करके दोबारा देख रहे होंगे, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, ओव्यूल को ही देख रहे हैं। मेरा मेन मकसद क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना, क्योंकि उसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, ठीक है। हम मेल गैमेटोफाइट बना चुके हैं, अब फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। चलो, अब बोर्ड मिटाने के दौरान हम सवाल पूछते रहते हैं, सबसे पहले सवाल का जवाब दो। लैंडिंग प्लेटफॉर्म सर, स्टिग्मा, इलोंगेटेड स्लेंडर पोर्शन बीनीथ द स्टिग्मा, द स्टाइल।
सर basal burst part ovary. Ovary has a mini ovarian cavity known as locule. Locule has the placenta. Placenta fuses with the ovule by a means of a stalk called, उसे डंटी को क्या कहेंगे सर फ्यूनिकल. Funicle and ovule joins at a junction called sir hilum. The place where integument absent sir micropyle. Opposite to the micropyle chalazial end. ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब देखो ये क्या बना रहे हैं सर, प्लेसेंटा बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं ये प्लेसेंटा. उसके बाद ये वाला क्या है सर, फ्यूनिकल है. उसके बाद ये क्या है सर, ओव्यूल है. ये सर ओव्यूल तो आप ओव्यूल तो बड़ा बनाना नहीं चाहिए था, समझाने के लिए बना देते हो. यहाँ पे दोबारा से देख लो. ये क्या है सर, ये प्लेसेंटा है. ठीक, ये ओव्यूल है. सॉरी रे 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 गलती बोल दी है. ये क्या है सर, फ्यूनिकल है. ठीक है सर. यहाँ पर क्या है, अटैचमेंट है, हाइलम जंक्शन है. सर ये क्या है सर, ये ओव्यूल है. ओव्यूल का ये कौन सा एंड है जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है सर, माइक्रोपाइल है. इसके अपोजिट सर चैलाजल एंड है. ठीक है सर. ये क्या है, इंटेगुमेंट है. इसके अंदर मासेस ऑफ सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड सर, डिप्लॉयड होते हैं. ठीक, इसको क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं. कुछ न्यूसेलस के सेल, यहाँ पर बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स होते हैं. ठीक है, जब तक बना रहे हैं एक सवाल का जवाब दे दो. डैश इनक्लोजेस द न्यूसेलस. न्यूसेलस किसके अंदर है सर, इंटेगुमेंट के अंदर. ठीक, अब यहाँ के जो है न्यूसेलस के सेल्स में से कुछ सेल्स हम एक सेल यहाँ के क्या करेगा, सुनना ध्यान से. एक सेल, इसमें से एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का सेल है. जैसे ये मान लो ये वाला सेल, ये वाला सेल. ठीक है, ये वाला सेल मान लो. ये सेल्स है ना ये सब. हाँ सर, कोई भी एक सेल मान लो. ये सेल्स, कुछ सेल यहाँ के ऐसे बड़े हो जाते हैं. कुछ सेल, सॉरी गलत बोल दिए, एक सेल यहाँ के क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. ऐसे बड़े हो जाते हैं. और ये सेल बड़े हुए हैं. हाँ सर, ये डिप्लॉयड होंगे हैप्लॉयड सर, डिप्लॉयड ही होंगे सारे. क्या है, डिप्लॉयड हैं. हाँ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूसेलस के कुछ सेल, अरे भाई क्यों कुछ सेल बोल दे रहे हैं, सॉरी, एक सेल. इसमें से एक सेल क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे. इसे हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल. क्या कह देंगे, मेगास्पोर मदर सेल. कैसे होंगे सर, ये डिप्लॉयड होंगे. ठीक है, कहाँ बने हैं सर, ये कहाँ बने हैं, नियर माइक्रोपाइल बने हैं. किससे बने हैं सर, नियर माइक्रोपाइल बने हैं. डेराइव्ड फ्रॉम सर, ये बने हैं न्यूसेलस से. ठीक है सर. ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लिखा जाए क्या, देखो ये बहुत सा काम करेगा. मेगास्पोर मदर सेल मतलब यही आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा. बहुत सा काम है इसको. जब बहुत सा काम है, ठीक है, तो इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है. कैसा मिलता है सर, डेंस साइटोप्लाज्म. डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है. अभी तक डेंस साइटोप्लाज्म कहाँ देखे हो, जेनरेटिव सेल में. और कहाँ देखे हो, इसमें मेगास्पोर मदर सेल में. और कहाँ देखे हो, टेपेटम में. ठीक है, इसमें जो है ये होता है. वेजिटेटिव सेल में नहीं होता है डेंस साइटोप्लाज्म. खुद से मत ऐड कर लेना, वहाँ रिजर्व फूड मटेरियल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता. यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है. देख लो, बड़ा सा न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ठीक है सर. अब जो है इसमें देखो, वहाँ पर क्या था याद करो, वहाँ स्पोर मदर सेल. ओ हेलो सुनो, वहाँ पर स्पोर मदर सेल बने थे, सॉरी पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ था, और फिर माइक्रोस्पोर बने थे. यहाँ पर इसमें मियोसिस होगा और मेगास्पोर बनेंगे. क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ. यहाँ पर ये लाइन क्लियर है, जल्दी बताओ. यहाँ पर ये लाइन क्लियर है या नहीं है. यस सर, एकदम क्लियर है सर. अब देखना एक बात समझो. एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपको हम बता दें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं. हम ये सोच रहे हैं असल में. देखो यहाँ क्या लिखा है, उसके बाद देखो. इंटेगुमेंट इनसर्कल न्यूसेलस बता दिए हैं.
एक्सेप्ट एट द ट्यूब, एक जगह जो है एक जगह जो है इंटेगुमेंट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल का अपोजिट इज चलाजल एंड, चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट, बेसल पार्ट है बेस में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर देयर इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस, मास ऑफ सेल्स होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस में अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बहुत होता है, तभी तो इसको बड़ा कर पाएगा वो। हाँ सर, क्लियर है यहाँ तक? आगे के लाइन पे जो है जानने के लिए देखते रहें, ठीक है ना। आगे की लाइन को जो कि है ना वो वाला अबंडेंट फूड रिजर्व, ये एम्ब्रियोसाइट, ये सब क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर, एकदम क्लियर है। देखो यहाँ पे ये मेगास्पोर मदर सेल तैयार है। हाँ सर, डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड सर, डिप्लॉयड। दोबारा समझो हम लोग क्या पढ़े हैं। बोर्ड मिटाएंगे भाई जब तक तुमको भाई बेरोजगारी नहीं काटना है, ठीक है। तुमको जो है रिवाइज करते रहना है हर चीज़। तो भाई अब बोर्ड तो अभी मिटक गया, चलिए मज़ा है। इसको क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। इसको क्या कहते हैं सर, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के बारे में स्पेशल पॉइंट सर, इसमें रिजर्व मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है। बस बताओ मेल वाले में, मेल गैमेटोफाइट में कहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल था? बोलो सर, वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। चलिए, इस मेगास्पोर मदर सेल में जो कि एक ही होता है, कहाँ होता है, एक होता है सर, और कहाँ होता है, नियर माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है सर। बड़े से न्यूक्लियस होते हैं, ओके। ये सर मियोसिस 1 कराएं, क्या कराएं सर, मियोसिस 1 कराएं। मियोसिस 1 कराएंगे, 1 से 2 सेल बनेंगे। हाँ सर, 2 सेल बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेल बनेंगे, 1 सेल 2 सेल, 1 सेल 2 सेल, ठीक है। इसको कहेंगे डायाड ऑफ सेल्स। क्या कहेंगे सर, डायाड ऑफ सेल्स। 2 सेल्स बनने का मतलब है डायाड ऑफ सेल्स बने हैं, डायाड ऑफ सेल्स, 2 सेल्स बने हैं, ओके सर। आगे देखो, हैप्लॉयड होगा डिप्लॉयड। देखो मियोसिस 1 हो गया है ना, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो गए सर, हैप्लॉयड हो गए, ठीक है सर। अब मियोसिस 2 होगा, ठीक है सर। मियोसिस 2 हुआ तो 2 से कितने हैं सेल, अल्टीमेटली क्या बनेंगे, 1 2 3 4। हाँ सर, 4 बनेंगे। इसको कहेंगे 4 सेल्स बनेंगे, टेट्राड बन गया है। क्या बन गया है सर, टेट्राड बन गया है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर होगा या मेगास्पोर? सर ये मेगास्पोर मदर सेल से बना है। हाँ, ये क्या है सर, मेगास्पोर मदर सेल है, इससे बना है ना, सारे मेगास्पोर हैं। इसको कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड बना है, मेगास्पोर टेट्राड बना। सारे कैसे होंगे, हैप्लॉयड, ठीक है सर। ये कहाँ हो रहे हैं सर, यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ बना के दिखा देते हैं इसको, यहाँ बना के दिखा देते हैं शॉर्ट में। ये क्या था सर, ये जो है प्लेसेंटा था सर, ये फ्यूनिकल था, ये ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर यहाँ मेगास्पोर मदर सेल था, और उसके अंदर मियोसिस हुआ, अल्टीमेटली 1 2 3 4 बन गए। हाँ सर, इन चार मेगास्पोर बन गए, जिसे मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे, ठीक है सर। इन 4 में से 3 डी जनरेट कर जाते हैं सर, क्यों? उतना खाना नहीं होता है कि सब में हम स्टोर कर दें। अच्छा, 3 डी जनरेट करेंगे आउट ऑफ 4 मेगास्पोर। 1 फंक्शनल, 3 डी जेनरेट, 3 डी जेनरेट, 3 खराब हो जाते हैं, और 1 फंक्शनल रहता है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, ठीक है सर। कैसे होंगे, हैप्लॉयड। मियोसिस हो गया ना, मियोसिस होने के बाद जो भी जो है सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं सर, हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 4 में से ना 3 डी जेनरेट कर गए, अब 1 ही बचा है, अब 1 ही क्या हुआ है, बचा है सर, ठीक है। ये क्या है सर, ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है सर, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। यहाँ पर 1 ही क्या बचा है सर, 1 ही मेगास्पोर बचा है, 1 ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, फंक्शनल है ये, ठीक है सर। कितने हैं सर, 1 है। कहाँ पर है, नियर माइक्रोपाइलर एंड, नियर माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे के तरफ है, 1 है, ठीक है सर। सुनना ध्यान से, ये मेगास्पोर मदर सेल है, हाँ सर, डिप्लॉयड है। इसे मियोसिस कराएं, हाँ सर, तो 4 बने मेगास्पोर, हाँ सर, 4 बने, हाँ सर, उसमें से 3 डी जनरेट कर गए, हाँ सर, 1 बचा, हाँ, उसको मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे, ओके सर।
ये कहाँ बने हैं सर? नियर माइक्रोपाइल बने हैं। ठीक है, अब इसी में डेवलपमेंट कराएंगे और एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, इसी में डेवलपमेंट कराएंगे, इस मेगास्पोर में डेवलपमेंट कराएंगे और फंक्शनल बनाएंगे। ठीक है सर, पर हुआ क्या भाई, 3 डीजेनरेट कर गए सर। हाँ, एक ही फंक्शनल बचा। हाँ, इस तरह के डेवलपमेंट जो है ना मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, सारे में नहीं देखने को मिला, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके सर, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके सर, इस तरह के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक ही स्पोर बना ना फंक्शनली, हाँ सर, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जहां पर 3 डीजेनरेट कर जाए और एक फंक्शनल रहे। ओके सर, अब इसकी डेवलपमेंट करा लेंगे। देखो ये मेगास्पोर मदर सेल था, हम जो है मेगास्पोर बना लिए, 3 डीजेनरेट कर जाएगा, एक फंक्शनल रह गया। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर रह गया ये। हाँ सर, मेगास्पोर रह गया ये फंक्शनल, इसी में डेवलपमेंट करा लेंगे और एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे। क्लियर है? देख भाई, बहुत आसान बात बोल रहे हैं। इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, हाँ है, इसमें मियोसिस कराएंगे। हाँ सर, 4 मेगास्पोर बनेंगे। हाँ सर, 3 डीजेनरेट कर जाएंगे। हाँ सर, एक मेगास्पोर बचा। हाँ, और इसी में डेवलपमेंट करा के हम फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे। क्लियर है? यस सर, तो उसको हम देखने वाले हैं। चलो, यहाँ तक बात है? यस सर, यहाँ तक बात है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। हाँ सर, तो इस बात को देख लो ना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में देख लो ना क्या जा रहा है देखने में। देखो यहाँ पे, देखो उसके बाद बोल रहा है सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैज अबंडेंट के बाद देखो, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। क्या मतलब? मतलब सर यही मेगास्पोर मदर सेल आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। हाँ सर, तो न्यूसेलस के आसपास कौन है सर? फीमेल गैमेटोफाइट है, यही बोलना चाह रहा है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, यही ना आगे चल के ओव्यूल के अंदर ही यही ना भाई साहब मियोसिस किया है और आगे फंक्शनल मेगास्पोर बना है, तो यही फंक्शनल मेगास्पोर ना आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाएगा। हम पढ़ेंगे भाई, ये आगे बनाएगा क्या सर? फीमेल गैमेटोफाइट। तो ओव्यूल के अंदर कितने फीमेल गैमेटोफाइट मिलेंगे सर? एक मिलेंगे। हाँ, यही बोल रहा है। देखो यहां तक बात क्लियर है? तो ये जो मेगास्पोर बना मियोसिस के थ्रू, देख रहे हो मेगास्पोर बना, इस प्रोसेस को क्या कह देंगे सर? मेगास्पोरोजेनेसिस। वहां क्या बोलते थे स्टैमेन वाले में सर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां क्या बोलेंगे सर? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या कह देंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो यहाँ पे, हाँ एनसीईआरटी निकला रहना चाहिए भाई। हाँ सर, देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में ओव्यूल के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनता है। हाँ सर, क्लियर है? इट इज अ लार्ज सेल होता है ये, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इसी में मियोसिस होता है। ओके, यस सर। अब एनसीईआरटी कह रहा है कि भाई आप प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल बता दोगे क्या? ठीक है, अच्छा प्लॉइडी क्या होगा सर? डिप्लॉइड होगा। और मियोसिस में क्यों जा रहा है? ताकि मेगास्पोर मदर सेल बन सके। सॉरी, ये मियोसिस में क्यों जा रहा है? क्योंकि मेगास्पोर बन सके। ओके, यस सर, एकदम बढ़िया है सर। अब देखो, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में जो मेगास्पोर होता है, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। एनसीईआरटी कहता है इस बात को, 3 डीजेनरेट कर जाता है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है दम बात? यस सर। कह रहा है बताओ तो न्यूसेलस से का प्लॉइडी क्या है? तो भाई मियोसिस थोड़ी हुआ है इसमें, डिप्लॉइड है ये। मेगास्पोर मदर सेल में सर डिप्लॉइड है ये, क्योंकि मियोसिस थोड़ी हुआ है इसमें अभी। सर हुआ तो है, अरे हो जाए तो ये सब हैप्लॉइड है, ये क्या है
सर ये डिप्लॉयड है, हाँ वही तो बात कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, हम जो है ओव्यूल देख रहे थे। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। ठीक है सर। उसमें मियोसिस होता है, हाँ 4 मेगास्पोर बनते हैं, हाँ उन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट कर जाता है, हाँ एक फंक्शनली बचता है, हाँ उसी मेगास्पोर से अब हम जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट बनाने। उसी मेगास्पोर से क्या जा रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बनाने। ओके, डन है यहाँ तक? यस सर, डन है सर। चलिए, डन होना भी चाहिए। आपको इतना याद रखना है कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुआ और क्या बने सर? मेगास्पोर बने 4, जिसमें से 3 क्या हो गए सर? डीजेनरेट कर गए, और एक क्या रहा सर? फंक्शनल रहा। ठीक है, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ये क्या है सर? ये फंक्शनल मेगास्पोर है। याद करो, एक बार याद कर लो, दोबारा से देखो। शॉर्ट बना रहे हैं, उतना टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ पर क्या है सर? ये न्यूसेलस के सेल्स थे, हाँ सर शॉर्ट में बना रहे हैं, देखना। यहाँ पर जो है ना, एक सेल्स बड़े हो गए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, हाँ सर इसमें मियोसिस हुआ, और 4 बनेंगे, हाँ सर हैप्लॉइड थे सारे, हाँ सर 3 डीजेनरेट कर गए, हाँ सर अब एक बचे, काफ़ी खराब बन गया। इसमें एक बचे, हाँ इसको क्या कर रहे हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है सर, कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे सर। ठीक है, अब इसी में डेवलपमेंट कराएंगे, और हम क्या बनाने वाले हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें डेवलपमेंट करा रहे हैं। ये क्या है सर? फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट कराने जा रहे हैं, और एम्ब्रियोसाइक बनाएंगे। मेगास्पोर है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें पहला स्टेप क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड करेगा। ठीक है सर, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस था, हाँ सर न्यूक्लियस डिवाइड करिए, 2 हो गया। ऐसा डिवीजन जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाए पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना हो, ठीक है तुरंत, उसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है सर, पहली बार माइटोसिस हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर है, मतलब साइटोप्लाज्म इसमें नहीं डिवाइड होता है। ठीक है सर, अब क्या होगा? ये जो है न्यूक्लियस पोल की तरफ मूव करेगा। न्यूक्लियस मूव टू अपोजिट पोल। ओके सर, अपोजिट पोल पे न्यूक्लियस मूव करेंगे। दोबारा से माइटोसिस कराएंगे। दोबारा से क्या करा रहे हैं सर? माइटोसिस करा रहे हैं। दोबारा से माइटोसिस करा रहे हैं। कैसा माइटोसिस है? फ्री न्यूक्लियर का मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा तुरंत। ठीक है सर, यहाँ पर ये भी 1 से 2 जाएगा, हाँ यहाँ भी माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस चलाएं एक बार और, इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा माइटोसिस हुआ ना इसमें फ्री न्यूक्लियर, तो यहाँ भी ऐसा कॉपी हो गया। ठीक है सर, दोबारा देखो, पहला बार माइटोसिस हुआ 1 से 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार माइटोसिस हुआ 2 से 4 न्यूक्लियस। ठीक है सर, एक बार और माइटोसिस कराएं, एक बार और माइटोसिस हुआ, कैसा? फ्री न्यूक्लियर, और सीक्वेंस में हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, और एकदम सीक्वेंस में, पहली बार हुआ फिर दूसरी बार हो, फिर ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है ऐसे। ठीक है सर, ये हो गया, ऐसा बना नीचे नहीं बनाते हैं, ऊपर बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? एक बार और माइटोसिस चला है, फ्री माइटोसिस में ये भी माइटोसिस होगा, 2 से कितना न्यूक्लियस हो गया सर? 4। यहाँ भी कितना हो गया सर? 4। ठीक है, हाँ सर, अब इसमें से 2 न्यूक्लियस है ना, सेंटर की तरफ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है सर, 2 न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा सर? सेंटर में। ठीक है,
कहाँ जाएगा? सेंटर में। अब यहाँ पे 6 वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला वॉल, दूसरा वॉल, तीसरा वॉल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। ठीक है, हाँ सर। अब 6 वॉल का फॉर्मेशन कर दिए यहाँ पे। 6 वॉल का हम क्या कर दिए सर? फॉर्मेशन कर दिए। 6 वॉल का फॉर्मेशन कर दिए। 6 दीवार बनेगा तो 7 कमरे हो जाएंगे ना। अरे एक रूम में अगर एक दीवार बनता है तो 2 कमरे हो जाते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो 6 दीवार बने तो 7 कमरे हो गए। कौन कौन? 7 सेल हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये बीच में बड़ा वाला सेल 7वां। ठीक है, समझ रहे हो? ये जो तुमको दिख रहा है ऐसा, इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। देखो, पहला बार माइटोसिस कराएं, 2 न्यूक्लियर स्टेज आया, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बना। इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियोसैक कह रहे हैं। ठीक है, ओके। ये जो है फिर एक बार न्यूक्लियस पोल पे चला गया, दोबारा माइटोसिस करें, ये 4 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसैक है। ठीक है सर। एक बार और माइटोसिस कराएं तो ये 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसैक है। फिर हम क्या किए? सेल वॉल फॉर्मेशन कर दिए। 8 एम्ब्रियोसैक है, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसको कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट या इसी का नाम है एम्ब्रियोसैक। रियल एम्ब्रियोसैक इसी को कहते हैं। ये तो मात्र 2 सेल वाला है और 2 न्यूक्लियस वाला है, 4 न्यूक्लियस वाला है। ये असल में एम्ब्रियोसैक है, जिसमें कितने सेल हैं? 7 सेल हैं और कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देख रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये वाला डिटेल में देख रहे होंगे, पक्का? यस सर। चलिए दोबारा देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल था। हाँ सर। डिप्लॉयड था ना? हाँ सर। मियोसिस हुआ? हाँ सर, मियोसिस हुआ, यहाँ पर मियोसिस हुआ। ठीक है, तो 4 स्पोर बने। हाँ, 4 मेगा स्पोर बने, एक बचा रह गया। हाँ सर। अब इसमें हम क्या कराएं? डेवलपमेंट कराएं। क्या कराएं सर? डेवलपमेंट कराए हैं, डेवलपमेंट कराए हैं। ठीक है, और क्या किए हैं सर? फॉर्मेशन किए हैं। किसका? एम्ब्रियोसैक का। ठीक है सर। सबसे पहला क्या है? एक बार माइटोसिस यहां कराएं। हाँ सर। फिर दूसरे बार माइटोसिस कराएं। देखो, एक बार माइटोसिस कराएं तो 2 बन गया, दूसरी बार माइटोसिस कराएं तो 4 बन गया, तीसरी बार माइटोसिस कराएं 8 बन गया। यानी कि एम्ब्रियोसैक में बनाने में कितने माइटोसिस इन्वॉल्व हैं? टू फॉर्म अ, कहाँ लिखें इसको सर? यहाँ लिख देते हैं, टू फॉर्म अ एम्ब्रियोसैक। कितने मियोसिस लगे सर? एक बार मियोसिस लगा, ये बन गया। हाँ सर, एक बार मियोसिस लगा सर, ये बन गया। हाँ, कितने माइटोसिस लगे सर? पहली बार माइटोसिस, दूसरी बार माइटोसिस और तीसरी बार माइटोसिस। मतलब कितने माइटोसिस लगे सर? सर 3 माइटोसिस लगे हैं। और कितने मियोसिस लगे? 1 मियोसिस लगे हैं। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं डिटेल में, कैसा दिख रहा है। ठीक है, दोबारा समझो क्या हुआ सर। ओव्यूल देख रहे थे। हाँ, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस का सेल था। हाँ, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है और मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। हाँ, ये वाला। ठीक है सर। इसमें क्या हुआ सर? मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजेनरेट कर गया और जिसमें से एक बचा रह गया मेगास्पोर फंक्शनल। अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट कैसे हुआ? सबसे पहला माइटोसिस हुआ। हाँ, 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर न्यूक्लियस पोल पे चले गए, फिर दोबारा माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर तिबारा माइटोसिस हुआ सर, 8 न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद सेल वॉल बन गए चारों की तरफ, सर 6 की तरफ। ठीक है ना, 6 की तरफ क्या होगा सर? 6 न्यूक्लियस का राउंड क्या हो गया सर? सेल वॉल बन गया। ठीक है, 6 न्यूक्लियस का राउंड क्या हो गया? सेल वॉल बन गया। ठीक है, उससे एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसे हम कहे हैं क्या? फीमेल गैमीटोफाइट। क्या कहे हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट उसे कहते हैं जिसके अंदर गैमीट होता है।
जो कि गैमीट बनाने में रोल प्ले करेगा। फीमेल गैमीटोफाइट, इसके अंदर गैमीट होता है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोसैक। ये ऐसा होता है, ठीक है, हाँ सर। और ये जो है ये ऐसा होता है, क्लियर है, हाँ सर। यहाँ पर 3 सेल्स बने थे, देख लो भाई, एक सेल्स, दूसरा सेल्स, तीसरा सेल्स, 3 सेल्स थे, हाँ सर। यहाँ भी कितने सेल थे यहाँ पर सर, 3 सेल थे। और यहाँ पे कितने हैं, ये वाले सर 2 न्यूक्लियस यहाँ आ चुके हैं, ठीक है सर। ये जो अच्छा कहाँ का ये कहाँ का दिख रहा है सर, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला बात कर रहे हैं हम, पहले बता देते हैं। ये वाला बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ऐसे ये बात चल रहा है, ये वाला चीज़, ये बात चल रहा है, ठीक है सर। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो है ना माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर इधर, ठीक है, हाँ सर। ये जो 2 सेल्स दिख रहे हैं, हाँ सर, इसे कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। इसको हटाओ, समझ गए ना इसको, हाँ सर, इसको कहते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। कितने हैं सर, 2 हैं। इस सिनर्जिड्स में है ना क्या होता है, यहाँ पर सेल में स्पेशल, इसके नीचे ना मोटा हो जाता है, जैसे कुछ बोतल होता है उसके नीचे मोटा होता है ना, कुछ बोतल होता है, जैसे मार्कर ही देखो, यहाँ पे ये मोटा है ना थोड़ा सा, हाँ सर, उसी तरह सेल्स में मोटा होता है। इसके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है, कहाँ पर, नियर माइक्रोपाइलर एंड, नियर माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है सर। ये थिकनिंग किस में हेल्प करता है, आगे पढ़ेंगे हम। हेल्प इन पोलन ट्यूब गाइडेंस, हेल्प टू गाइड पोलन ट्यूब, हेल्प टू गाइड पोलन ट्यूब। ये क्या होता है, पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करेगा, पढ़ेंगे हम इसको आगे चल के, ठीक है सर। यहाँ जो बीच में सेल्स दिख रहा है ना, ये वाले, इसको हम काला से दिखा देते हैं, जाए तो लाल हो गया, काला से दिखा दे, ये वाला, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एग सेल या ओवम, ठीक है ना, क्लियर है एकदम बात, यस सर। ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ऐसे, ये 3 ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे रहते हैं 3 सेल्स, ये 2 सिनर्जिड है, एक एग सेल है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाले तीनों को मिला के हम एग एपरेटस कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, एग एपरेटस, एग एपरेटस, ठीक है सर। एग एपरेटस के नीचे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, हाँ, ये 2 न्यूक्लियस दिख रहा है ना, हाँ सर, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ओके। ये पोलर न्यूक्लियाई, ये जो सेल दिख रहा है, ये वाला बीच वाला व्हाइट कलर का, ये वाला, हाँ सर, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है सर। और ये जो नीचे है कहाँ पर सर, चेलेजल एंड पर, चेलेजल एंड पर, हाँ सर, इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं 3 जो है ना, इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। कितने सेल्स हुए, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड 5 और एक 6 और एक सेंट्रल सेल 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दम बात, यस सर। अब सुनना, ये और सेंट्रल सेल सभी किससे बने हैं सर, माइटोसिस से बने हैं, माइटोसिस से ही तो सारे न्यूक्लियस हैं ये, हाँ सर। तो सारे कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लियर है कि नहीं है, यस सर, क्लियर है, पक्का, यस सर। अब एनसीईआरटी कहता है ना, सुनना, एनसीईआरटी कहता है कि एग एपरेटस के नीचे क्या है सर, पोलर न्यूक्लियाई, हाँ, क्लियर, यस सर। एग एपरेटस किधर है सर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। कैसे, मतलब ये वाला चीज चल रहा है ऐसे, यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ये बीच में एग सेल है और 2 यहाँ पर सिनर्जिड्स है और नीचे यहाँ एंटीपोडल सेल्स है, ये वाला ऐसे चल रहा है, ठीक। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है सर, एग एपरेटस है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, क्लियर है, यस सर। चलो तो पढ़ लेते हैं, तो
देखो सुनो, द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, एनसीईआरटी निकला है कि नहीं, जो न्यूक्लियस होता है ना फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड करता है। सुनो अभी जो है तुमसे एक बात किए थे, थोड़ा हम शॉर्ट बता दे रहे हैं यहाँ पर। ये फंक्शनल मेगास्पोर था, ठीक है ना, फंक्शनल मेगास्पोर था, ठीक है सर। हाँ, इसमें क्या हुआ था, पहला माइटोसिस हुआ था, 2 न्यूक्लियस बने थे, दोबारा माइटोसिस और पोल फिर मूव किए थे ये, और फिर दोबारा माइटोसिस हुआ था, फिर एक बार और माइटोसिस हुआ था तीसरी बार, ठीक है ना, और जो है यहाँ पर ऐसे बन गया था 8 न्यूक्लियस स्टेज वाला, ठीक है। 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। उसके बाद वॉल जो है लेट डाउन हुआ था, 6 न्यूक्लियस के अराउंड वॉल लेट डाउन हुआ था, वॉल बनाया गया था, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बना था एम्ब्रियो सैक, जिसके ऊपर यहाँ जो तीन हैं उन्हें हम कहते हैं एग एपरेटस, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं। ये जो 3 हैं जो कि एंटीपोडल सेल्स है, जो कि चैलाजल एंड की तरफ हैं, और ये जो है पोलर न्यूक्लियाई वो बिलो द एग एपरेटस हैं, ठीक है। ये रिवाइज करा दिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपके पीछे पड़े हुए हैं रिवाइज कराने के। सुनिए, द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है ना, और 2 न्यूक्लियस बना देगा, विच मूव टू द अपोजिट पोल पे न्यूक्लियस चल जाएंगे, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियट स्टेज एम्ब्रियो सैक, 2 न्यूक्लियस स्टेज वाला एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है सर। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, 2 बार और माइटोसिस होगा, एक बार दूसरी बार, ठीक है, यस सर। लीडिंग टू द क्या है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड। इस 2 माइटोसिस की वजह से 4 न्यूक्लिएटेड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का। और उसके बाद कह रहा है, इंटरेस्टिंग ये है बात जानने का है कि माइटोसिस कैसे है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा पर साइटोप्लाज्म डिवीजन तुरंत नहीं होगा। फिर कह रहे हैं 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद सेल वॉल इसके चारों तरफ बना दिया जाएगा, ठीक है, और फाइनली एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। इसके सेल्स को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना, आपको सेल्स जब ऑब्जर्व करिएगा तो इसमें से 8 में से 6 न्यूक्लियस का अराउंड, 8 न्यूक्लियस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल बन जाएगा, ठीक है, यस सर। और जो है उसके बाद जो बीच में 2 न्यूक्लियस दिख रहा है जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, ठीक है, इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये जो सेल है बड़ा सा लार्ज सेंट्रल सेल कहेंगे। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा। दीज सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। 3 सेल्स कैसे हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, जिसमें से 2 क्या है, सिनर्जिड्स हैं, और एक क्या है, एग सेल है, एग एपरेटस में। हाँ सर, सिनर्जिड में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो जिसका देख लो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इधर भी तो हो सकता था ना थिकनिंग, पर इधर है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो कि हेल्प कर रहा है किसमें, गाइडेंस ऑफ पोलन ट्यूब में। क्लियर है सर। हाँ, चैलेजल एंड की तरफ तुम देखोगे तो एंटीपोडल सेल्स हैं। हाँ सर, ये क्या होते हैं सर, ये 3 सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। लार्ज सेंट्रल सेल, इसके अंदर क्या है सर, पोलर न्यूक्लियाई हैं 2 ठो, और यानी कि इन शॉर्ट 1 2 3 4 5 6 सेल और एक 7 सेल है, ठीक है, और 8 न्यूक्लियस है। तो याद रखिएगा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को एम्ब्रियो सैक में मिलता है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है? यस सर। अब तो क्वेश्चन करते हैं यार, अब तो क्वेश्चन करते हैं। मस्त मजा आया कि नहीं आया? देखो हम क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, जो है ना ये पढ़े हैं। सबसे पहले हम आए और फिर हम आपको बताए थे कि पोलन ट्यूब का कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं। पहला पोलन एनर्जी पढ़ें। पोलन एनर्जी में आपको हम पढ़ाएं कि पोलन एनर्जी में क्या होता है मेरे भाई, वो पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो कि इंपॉर्टेंट वीट के साथ कंटामिनेंट के तौर पर आ गया था, उसके वजह से सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो सकता है, जिसका रिजल्ट के तौर पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस हो सकता है। उसके बाद हम बोले कि पोलन एज फूड सप्लीमेंट, पोलन रिच होता है न्यूट्रिएंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है मेरे भाई, जिसकी वजह से क्या होता है,
वो जो है सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहले हम रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये रेस हॉर्सेस और एथलीट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। किस किस फॉर्म में मिलता है? टैबलेट, एनसीईआरटी लाइन में लिखा है टैबलेट सिरप्स, एनसीईआरटी डायग्राम में लिखा है क्रीम शेक्स और एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद पॉलन की वायबिलिटी की किस 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है? कौन कौन? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और स्पीसीज टाइप। ठीक है, शॉर्ट वायबिलिटी किसकी है? वीट पैडी और राइस की। लॉन्ग वायबिलिटी किसकी है? किसकी है? RSL, रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। कितने हैं? मंथ्स तक। वीट और राइस के कितनी? 30 मिनट। फिर पॉलन बैंक, लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। किस लिए? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पिस्टिल में कितने पार्ट? स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर पोर्शन, ओवरी बेसल बर्स्ट पार्ट, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी लोक्यूल कहेंगे, उसके अंदर प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं, अगर वो एक है तो मोनोकार्पेलरी, अगर एक से ज्यादा है मल्टीकार्पेलरी अगर सारे जुड़े हुए हैं सिनकार्पस, एग्जाम्पल पेपेवर, अलग अलग है माइकीलिया, मल्टीकार्पेलरी, एपोकार्पस। उसके बाद हम बात करेंगे ओव्यूल में क्या होता है? एक हो सकते हैं, एग्जाम्पल एक सीड जिसमें है वीट, पैडी और मैंगो। और मल्टी ओव्यूलर, एक से ज़्यादा ओव्यूल किस में हो सकते हैं? सर जिसमें मल्टीपल सीड हैं, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड है। ठीक है, उसके बाद हम बात किए कि भाई एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हमको ऐसे जानना है। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, पहले तो हम ओवेरियन कैविटी के अंदर पूरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। प्लेसेंटा से एक स्टॉक होता है, इसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल जो ओव्यूल से अटैच होता है, इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? सर हाइलम। ठीक है ना, ओव्यूल के अंदर मासेस ऑफ सेल्स होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूसिलस। ठीक है ना, और ये न्यूसिलस कौन इनक्लोज करता है? इंटेग्यूमेंट्स। न्यूसिलस के सेल्स कहते हैं डिप्लॉयड होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। यहाँ तक ठीक क्लियर है? न्यूसिलस के एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का मेगा स्पोर मदर सेल की तरफ बिहेव करता है, उसमें मियोसिस होता है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, इसमें से 3 डी जनरेट कर जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, एक बनता है फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। इसमें 3 बार माइटोसिस होता है और फाइनली एम्ब्रियोसैक बनता है। एम्ब्रियोसैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो आज बस इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।